everyone, welcome back to ICSE वाला. So my name is Upasna, your biology mentor. And आज हम एक और वीडियो के साथ आए हैं क्लास 9 के वन शॉट्स की. So जितना टाइम बचा है वो देखते हुए, इंपॉर्टेंस चैप्टर्स की देखते हुए हमने दो चैप्टर्स को मर्ज किया है और उसको बहुत अच्छे से हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. आज दो चैप्टर्स जो क्लास 9 के बायो के बच्चे के लिए होने वाले वो है सीड स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. तो बेटा देखो ये दोनों चैप्टर्स रिलेटेड है. जैसे हमने द फ्लावरिंग प्लांट्स वाली यूनिट कवर करी जिसमें हमने फ्लावर के बारे में सीखा, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में सीखा. आज का जो चैप्टर है सीड स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन, उसमें आप ऑब्वियसली सीड के स्ट्रक्चर के बारे में देखोगे और टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन के बारे में सीखोगे एंड फिर पढ़ोगे आप रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर कौन सी रेस्पिरेशन होती है. सो बेसिकली एरोबिक एनारोबिक दोनों ही रेस्पिरेशन यहाँ पर कवर हो जाती है. बेटा साथ ही साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस तरीके से, मतलब आपको पता चल जाएगा कि आप कितने रेडी हो. वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स आल्सो. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले. ठीक है, पहले सोचो मैं छोटा सा रिकैप दे देती हूँ तुमको. ठीक है, तो आपका आंसर प्रॉपर होना चाहिए. आपकी एक अच्छी रीडिंग होनी चाहिए बुक में से ताकि आप अपने आंसर की फॉर्मेशन अच्छे से कर सको. उसी के मार्क्स हैं. कॉन्सेप्ट तो सबको पता होगा कच्चा पक्का, बट आप किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करते हो वो आपको मार्क्स दिलाता है. आपका हाईली सब्जेक्टिव एक पेपर है. सीबीएसई से काफ़ी डिफरेंट है आपके पेपर, तो आपको एक आदत होनी चाहिए अपने आंसर फॉर्मेशन की. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रूट. अब यहाँ पे फ्रूट से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, हमने पढ़ा था चैप्टर इससे पहले वाला, रिकैप कराती हूँ. एक एम्ब्रियो सैक याद है. व्हाट इज एम्ब्रियो सैक? ये एम्ब्रियो सैक था. इसके बाहर ऐसे इंटीग्यूमेंट्स होते थे. इंटीग्यूमेंट्स मतलब आउटर स्ट्रक्चर जो कि इस एम्ब्रियो सैक के बाहर पड़े हुए हैं. ठीक है, दीज वर इंटीग्यूमेंट्स. जो बाहर है उसको आउटर इंटीग्यूमेंट बोलेंगे ना, आउटर इंटीग्यूमेंट. और जो अंदर है उसको बोलेंगे इनर इंटीग्यूमेंट. आउटर एंड इनर इंटीग्यूमेंट. ठीक है, ये था आपका एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक. और ये पूरा स्ट्रक्चर बेटा, दिस होल स्ट्रक्चर इज ऑफ ओव्यूल. दिस होल स्ट्रक्चर इज ऑफ ओव्यूल. ये आपको कहाँ मिलेगा ओव्यूल? बेसिकली याद है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट था, यही मैंने एनलार्ज करके बना दिया. अब ये एम्ब्रियो सैक हमारी महारानी थी. इसके अंदर कितने सेल्स थे? 3 एंटीपोडल सेल्स, 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड्स और सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई या फिर सेंट्रल सेल, क्योंकि इसके पास खुद के 2 न्यूक्लियस होते हैं. सबके पास एक एक न्यूक्लियस तो है ही है, इसके पास 2 न्यूक्लियस हैं. बार बार याद करा रही हूँ, अब तो याद हो गया होगा है ना. अब सबको याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो याद हो जाना चाहिए, फिर आप ट्रैक पे नहीं चल रहे हो अगर अभी तक याद नहीं हुआ. एम्ब्रियो सैक के अंदर अब इसको हम क्या बोलते हैं? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्टेज. 7 सेल है, न्यूक्लियस 8 है क्योंकि बीच वाले के पास 2 है. ठीक है, नाउ मेन फ्यूजन वाज टेकिंग प्लेस विद, एक तो हो रही थी यहाँ एग सेल के साथ और दूसरी हो रही थी यहाँ सेंट्रल सेल के साथ. एग सेल वाली फ्यूजन किस लिए होती है? ताकि यहाँ पर क्या बन सके, यहाँ लिख देती हूँ स्पर्म न्यूक्लियस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस? तुम्हारी बुक में ये डेफिनेशन, ये टर्म दी हुई है स्पर्म न्यूक्लियस. इसका मतलब है 1 मेन गैमीट. स्पर्म का न्यूक्लियस मतलब एक मेल गैमीट का न्यूक्लियस. स्पर्म न्यूक्लियस यहाँ किसके साथ फ्यूज कर रहा है? विद द एग सेल. विद द एग सेल. द टर्म इज नोन एज सिनगैमी. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्या हुआ है यहाँ? सिनगैमी हुई है. ठीक है जी, लेट्स राइट इट डाउन. सिनगैमी फ्यूजन हुआ है यहाँ पर. दूसरा, ये जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल, इसके साथ सेकेंडरी स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज करता है, दूसरा स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज करता है. सेकेंडरी नहीं लिख रही हूं, सिर्फ स्पर्म न्यूक्लियस लिख रही हूं. दूसरा मेल गैमी स्पर्म न्यूक्लियस. द टर्म हियर विल बी, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन. क्योंकि यहां पर एक्चुअली कितनी फ्यूजन हुई है? 3 न्यूक्लियस की फ्यूजन हुई है ना. ट्रिपल फ्यूजन. याद करते जाओ साथ साथ, यहां पर याद करते जाने साथ साथ, इतना एक्टिव रखना है अपने दिमाग को. अब 2 जगह फ्यूजन हो रही है भाई, एक यहां एक यहां. इसको हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन. तो व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? दोनों टर्म्स को एक्सप्लेन करके आओगे कि 2 प्रोसेसेस आर हैपनिंग इन द एम्ब्रियो सैक. वन इज ट्रिपल फ्यूजन, वन इज सिनगैमी. देन एक्सप्लेन व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, देन एक्सप्लेन व्हाट इज सिनगैमी. Draw the diagram, write it this way, you will get complete marks अगर डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है. The point is why this is happening. 2 जगह फ्यूजन का क्या मतलब है?
हमारे में तो ऐसा नहीं होता है। हमारे में एक एग और स्पर्म फ्यूज करता है, जाइगोट बनता है, बच्चा बनता है और हम बड़े हो जाते हैं। प्लांट्स में 2 जगह ऐसा हो रहा है, क्योंकि प्लांट्स में एनिमल्स के अंदर तो मम्मी होती है, प्लासेंटा बनता है कि नहीं बनता है, एंड जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो थिक होती है ना, वहाँ पे प्लासेंटा बनता है ना, अम्बिलिकल कोड आता है ना, तो बच्चा पूरा 9 मंथ्स वहाँ सेफ रहेगा, तो मम्मी का न्यूट्रिशन बच्चे तक जा रहा है। प्लांट्स के केस में कोई यूटेरस तो है नहीं, तो इस बच्चे को जो अभी अभी जाइगोट बना, सिनगैमी के बाद क्या बनता है, सिनगैमी रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एंड ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, यहां ट्रिपल फ्यूजन हुई तो कुछ नया तो बनेगा, क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की अगर मैं प्लॉइडी बनाऊं, प्लॉइडी मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर हम देखें तो क्या है, 3n। n स्टैंड्स फॉर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर बेसिकली पहले इसके न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, उसके बाद जो एक मेल गैमीट आया होगा फ्यूज करने, वो फ्यूज करेगा। 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, इसलिए इसकी प्लॉइडी क्या होती है, ट्रिपल एन। आ सकता है यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन। यहाँ पे भी आ सकता है, जाइगोट तो 2n ही होगा, डिप्लॉइड होगा, क्योंकि स्पर्म और एग दोनों हैप्लॉइड हैप्लॉइड सेल थे, दोनों nn सेल थे, तो n + n 2n। यहाँ पर 3n फ्यूज कर रहे हैं तो ट्रिपल n। एंडोस्पर्म खाना देगा इस बढ़ते हुए जाइगोट को आगे, क्योंकि कॉटिलिडन टर्म भी आने वाली है जो आप कंफ्यूज हो सकते हो एंडोस्पर्म से। तो एंडोस्पर्म और कॉटिलिडन के डिफरेंसेस याद रखने। एंडोस्पर्म किसकी नर्स है, एंडोस्पर्म की जिम्मेदारी कौन से बच्चे को संभालने की है, जाइगोट को। एंडोस्पर्म बनेगा, ध्यान रखेगी ये जाइगोट का, जाइगोट से बनवाएगी एम्ब्रियो, खाना देगी तब तक बेटा इसको, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीड बन जाएगा। एक सीड बनते बनते कॉटिलिडन की फॉर्मेशन हो जाती है। याद आ रहा है कुछ कुछ? जिन बच्चों ने बीच में बुक उठा के ही नहीं देखी, स्कूल में पढ़ा ही नहीं है कुछ भी, उन बच्चों को थोड़ा थोड़ा याद आता होगा कि हाँ मैम ने एक बार पढ़ाया तो था। जिन बच्चों ने लाइव लेक्चर नहीं देखे उनका कोई हिसाब नहीं है, फिर उनको तो नहीं आएगा समझ, क्योंकि बेटा हमने ना बहुत डिटेल में डेप्थ में जाके रिपीट कर करके लाइव लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। तो जो मेरे प्यारे बच्चे हैं जो शुरू से मेरे साथ हैं, लाइव लेक्चर्स देख रहे हैं, 1-2 मिस हो गए तो कोई बात नहीं, बट शुरू से मेरे साथ लाइव लेक्चर्स देख रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं। जो नहीं देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, बहुत पैनिक कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ से याद करूं, स्कूल में सब कुछ हो गया, मैम ने सारे, उपासना मैम ने सब कुछ लाइव करा दिया, रिवीजन लेक्चर हो रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है। समझ नहीं आ रहा तो अब मेहनत का टाइम है, तुम्हारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे से ज्यादा मत सो। फिर तुम्हें खाना खाना है, स्कूल 1-2 दिन नहीं जाओगे, बैठकर रिवीजन कर लोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ऐसे करती थी, मान लो मेरा पूरा चैप्टर रह गया किसी वजह से, तो मैं छुट्टी ले लूंगी स्कूल की और मैं एक दिन बैठकर पूरी बायो खत्म कर दूंगी। बट वो 24 आवर्स और जो भी 8 घंटे माइनस करके तुम्हारे पास टाइम बचा 16 घंटे 14 आवर्स जितने भी बचे हैं, मैं उसमें अपना सिलेबस खत्म करती हूँ। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका होता है कि तुम मान लो भीड़ से बहुत ज्यादा पीछे रह गए हो, ठीक है, तो टेक अ ब्रेक फ्रॉम लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स। व्हाट आर इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू? खाना खाना है, पानी पीना है और पढ़ना है, थोड़ी देर सो जाओ, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अभी तुम्हारे लिए। फोन को 2 दिन नहीं चलाओगे कुछ नहीं हो जाएगा। तो इफ यू आर मिसिंग थिंग्स, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जिस ट्रैक से हम चल रहे हैं उस ट्रैक पर अगर नहीं हो, जिस पेस से हम चल रहे हैं उस पेस पे नहीं हो, तो आपको एक दिन लेना है और अपना सब कुछ रिवाइज करना है पुराना। यू हैव ऑल द कंटेंट। तुम्हारी तरफ से ये कंप्लेन नहीं आ सकती कि ये हुआ नहीं है, हुआ सब कुछ है ना। तो आप वहीं से स्टार्ट करना। चलो ये समझ आ गया, एंडोस्पर्म ने किसका ध्यान रखना है, जाइगोट का ध्यान रखना है। सो दीज आर इंटीग्यूमेंट्स। एक और चीज, इंटीग्यूमेंट्स के बीच में, एम्ब्रियो सैक के बाहर, एम्ब्रियो सैक के बाहर और इंटीग्यूमेंट्स के बीच में यहां पर एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। व्हाट डू वी कॉल इट? न्यूक्लियस से कंफ्यूज मत करना इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। इंटीग्यूमेंट्स के अंदर होती है, ठीक है। तो न्यूसेलस आगे जाकर एक लेयर बनाएगा बेटा, आगे जाकर न्यूसेलस एक लेयर बनाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। ये थोड़ा रिवीजन का पार्ट था। हमने सबसे पहले क्या टर्म पढ़ी है, फ्रूट। फ्रूट कैसे बना? तो बेसिकली फ्यूजन हुई है ना। ओव्यूल क्या बनाएगा? सीड। ये ओव्यूल ओवरी के अंदर था, है ना। अभी मैंने ओवरी यहाँ बनाई नहीं है, ये ओवरी है, ओवरी, ये ओवरी क्या बनाएगी? फ्रूट। और ओवरी के अंदर ये ओव्यूल क्या बनाएगा? सीड बनाएगा फ्यूचर में। तो ये आपने देख लिया। सीड इज द राइपेंड ओव्यूल। सीड क्या है? पका हुआ ओव्यूल है। इसके अंदर एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट के बाद क्या बनेगा?
एम्ब्रियो, जाइगोट यूनिसेल्यूलर है, एम्ब्रियो मल्टीसेल्यूलर है। क्या हुआ होगा? फ्यूजन हुई, सिनगैमी हुई। ये एग सेल का न्यूक्लियस जिसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, और ये मेल गैमीट जो पॉलन ग्रेन में से आया था उसका न्यूक्लियस, दोनों हो गए मिक्स, n+n 2n बन गया डिप्लॉइड सेल। क्या है ये? जाइगोट। जाइगोट के अंदर अभी एक ही सेल तो नहीं रहेगा, 1 से 2 सेल बने, 2 से 4 सेल बने, 4 से 8, ऐसे ग्रुप बन गया सेल्स का। इसको क्या बोलोगे? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाद क्या बन जाएगा? सीड बन जाएगा, विच डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। अब सीड के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? बाहर सीड की एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सीड कोट। द आउटर लेयर ऑफ सीड इज नोन एज सीड कोट। सीड कोट प्रोटेक्ट करती है बेटा सीड को। एग्जाम्पल्स देखो, बीन सीड्स और मटर के सीड्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, मैंगो के, एप्पल के, बहुत सारे सीड्स आर देयर। नेक्स्ट इज ग्रेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेन? क्या फ्रूट और ग्रेन अलग अलग है? क्या फ्रूट और ग्रेन सेम है? फ्रूट, ग्रेन, सीड, ये 3 अलग अलग चीजें होती है। ग्रेन का मतलब क्या है? अभी आपने एक टर्म देखी थी, न्यूसेलस। न्यूसेलस देखा था? न्यूसेलस मत भूलना, ठीक है। नाउ ग्रेन इज एक्चुअली अ फ्रूट इन विच द फ्रूट वॉल एंड द सीड कोट आर फ्यूज्ड टुगेदर। ग्रेन का मतलब क्या है? ग्रेन इज अ टाइप ऑफ फ्रूट ओनली, बट फिर आपको लगता है जैसे मक्के का दाना है, व्हीट का दाना है, बेटा वो एक्चुअली फ्रूट है जिसको हम ग्रेन बोलते हैं ना, मल्टीग्रेन, है ना। तो दैट इज एक्चुअली अ फ्रूट जिसमें फ्रूट की वॉल और सीड का कोट आपस में फ्यूज होते हैं और एक सिंगल लेयर बना रहे हैं। क्या बोला मैंने? ग्रेन इज एक्चुअली अ फ्रूट इन विच फ्रूट वॉल एंड सीड, लर्न करो इसको अभी के अभी लर्न करो, एंड सीड कोट आर फ्यूज्ड टुगेदर। टेल मी, याद है? याद हो गया? नाउ प्रोटेक्शन तो करेगा ही करेगा। मेज के अंदर होती है ये आउटर लेयर। फ्रूट वॉल एंड द सीड कोट इज फ्यूज्ड। फ्रूट की वॉल कहां से बन रही थी? ओवरी वॉज फॉर्मिंग द फ्रूट, ओवरी ही फ्रूट बना रहा था बेटा। और सीड कोट कहां बन रहा था? सीड कोट बनता है आपका इंटीग्यूमेंट से। सीड कोट किससे बनता है? इंटीग्यूमेंट से। देखो घबराने की जरूरत नहीं है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये ऊपर स्टिग्मा था, ये हो गई स्टाइल, ये हो गई ओवरी। ओवरी की वॉल क्या बनाएगी? फ्रूट की दीवार। ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट, तो ओवरी की बाहर की दीवार फ्रूट की वॉल बनाएगी। और अंदर था ओव्यूल। ओव्यूल मतलब एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक के बाहर तुम्हें ऐसे इंटीग्यूमेंट्स दिखाए थे, ऐसे इंटीग्यूमेंट्स थे, ठीक है। दीज इंटीग्यूमेंट्स वर फॉर्मिंग सीड कोट। जो इंटीग्यूमेंट्स हैं वो क्या बनाते हैं? सीड कोट बनाते हैं। बट ग्रेन के अंदर ये दोनों दीवारें फ्यूज हैं, अलग अलग नहीं है। ये दोनों दीवारें फ्यूज्ड हैं, एक साथ है। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेन। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेन बोलते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन हो बेटा, दैट इज नोन एज ग्रेन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द केस इन मेज एंड व्हीट। इन दिस चैप्टर पर्टिकुलरली ये जो सीड्स वाला चैप्टर है इसके अंदर एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे। नाउ मूविंग ऑन, इट इज मैच्योर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये पढ़ लिया। इट कंटेन्स अ टिनी लिविंग प्लांट, द एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम द फ्यूज्ड स्पर्म न्यूक्लियस एंड द एग न्यूक्लियस। यस, स्पर्म न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद क्या बना था? सिनगैमी हुई थी, जाइगोट बना था, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना था, एम्ब्रियो के बाद सीड बना था। तो क्या हम बोल सकते हैं? सीड के अंदर एम्ब्रियो है ना, क्योंकि एम्ब्रियो से ही तो सीड्स बने हैं ना बेसिकली। आगे देखो, एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ अ रेडिकल, प्ल्यूम्यूल, कोटिलिडन, सीड लीव्स. द एम्ब्रियो रिमेन्स इन एन एक्टिव स्टेट बट अपॉन एक्सपोजर टू फेवरेबल कंडीशंस इट जर्मिनेट्स. द सीड में आल्सो कंटेन एंडोस्पर्म व्हिच इज द फूड मटेरियल फॉर द नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन. मैंने जल्दी जल्दी से पढ़ दिया, सबका मतलब पता है तुम्हें? देखो ध्यान से, ये कौन सा सीड है बेसिकली हमारे पास? ये हमारे पास राजमा का सीड है। मेज का सीड तुम्हें ऐसा दिखता है, राजमा का सीड तुम्हें 2 बार दिखता है, मतलब ऐसे 2 ऐसे लेयर्स हैं जो ऐसे आपस में जुड़ी हुई हैं। तो आप समझ, कुछ बच्चों के दिमाग में आंसर भी आ गया होगा, मैम कोटिलिडन, इसके अंदर 1 कोटिलिडन है, इसके अंदर 2 कोटिलिडन है। जिनको नहीं पता आगे मैं बताऊंगी कोटिलिडन क्या होता है। बट यस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड, जिसमें एक घर, जिसमें 2 घर। 2 घर जिसमें है उनको हम बोलते हैं डाइकॉट्स, या डाइकॉट प्यार से बुलाया है। पूरा नाम क्या था? डाइकोटिलिडन। और ये क्या है? मोनोकोटिलिडन। मोनो मीन्स 1
कॉटिलिडन इज मोर अबाउट दिस वाइट स्ट्रक्चर। अब ये वाइट स्ट्रक्चर क्या होता है मैं बताऊंगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो क्या हुआ होगा, बार बार याद रखना, एक सेल बना, जाइगोट बना, उसने बार बार मल्टीप्लाई किया, बहुत सारे सेल्स बने, क्या बना, एम्ब्रियो बना। फिर एम्ब्रियो ने क्या बनाया, एम्ब्रियो ने सीड बनाया, एम्ब्रियो ने क्या बनाया, सीड बनाया। बट देखो सीड के अंदर एम्ब्रियो कहीं ना कहीं जिंदा रहता है, सीड के अंदर अभी एम्ब्रियो जिंदा है। यहां पर मैं थोड़ा दूसरे टाइप का सीड बना दूं, सीड के अंदर अभी एम्ब्रियो जिंदा रहता है, ठीक है। सुनो ध्यान से, ये मैंने बनाया सीड, कौन सा सीड है ये, डाइकोटिलिडन सीड है। कौन सा सीड है, डाइकोटिलिडन, यही वाला सीड है, मैं ऐसी शेप बना रही हूँ। तो ये बीच में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि एक साथ जुड़ा हुआ है, बट इसके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है। ये दो है कॉटिलिडन। कॉटिलिडन, एंडोस्पर्म याद है तुम्हें, खाना स्टोर करने वाली नर्स थी। कॉटिलिडन ना बाद में बनती है, कॉटिलिडन बाद में बनता है, या तो एक बनेगा तो मोनोकॉटिलिडन, दो बनेंगे तो डाइकोटिलिडन। कॉटिलिडन ने अपने अंदर इतना सारा खाना भर लिया क्योंकि एंडोस्पर्म खाना दे रहा था, बट कॉटिलिडन भी बनता है खाने के लिए एंड बहुत सारा खाना अपने अंदर स्टोर करके रखता है, स्टार्च स्टोर करता है, ऑयल स्टोर करता है। कॉटिलिडन का काम भी क्या है, इस वाले सीड को खाना देना। एंडोस्पर्म मेन टारगेट कर रहा था, जाइगोट को खाना दे रहा था। कॉटिलिडन बाद में बना तो उसका मेन खाना देने का काम किसका है, सीड को खाना देने का काम है। अब इस पे आ जाओ, क्योंकि इसके दो कॉटिलिडन से तो मैंने इसको ऐसे बनाया। कॉटिलिडन के बीच में यहां पर बेटा एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो, ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है। और मतलब यहां से अभी और ज्यादा डेवलपमेंट होगी। सीड क्या बनाता है बच्चे, सीड आगे प्लांट बनाएगा ना, सीड में से रूट निकलेगी, सीड में से शूट निकलेगी, सीड में से नई लीफ निकलेगी। ऐसे कहते हैं कि कॉटिलिडन एक तरीके से पहली लीफ है, लीफ जैसा दिखता नहीं है, बस नाम रख दिया कि सीड लीफ बेसिकली। ये देखो ये लिखा है ना, सीड लीव्स, फ्यूचर लीव्स बेसिकली, ये आगे जाकर फ्यूचर में लीव्स बनाने वाली है, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द एम्ब्रियो। बीच में ना एक लाइन होती है, लाइन, इमेजिनरी लाइन करो, इसको हम एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस। तो बेसिकली यहाँ तो खाना स्टोर है, कहां से बनेगी नई रूट, कहां से बनेगी स्टेम, कहां से बनेंगे, पूरा प्लांट बनेगा ना। प्लांट कैसा दिखता है, ये देखो, रूट, स्टेम, लीफ, है ना, फिर उसके ऊपर फूल आएंगे। बेटा यहां तक हम अभी कैसे पहुंचे, ये डेवलपमेंट सारी कहां से हुई, पहले रूट तो बनाए, पहले शूट तो बनाए। तो अब रूट जो निकलती है वो इस लाइन से निकलती है, शूट जो निकलती है वो इस लाइन से निकलती है। देखो कैसे, देखो कैसे, इस वाली लाइन को जो मैंने यहां बना दी, इसको मैं ना थोड़ा बड़ा बनाती हूँ। रुको, ये लाइन तो मैं ऐसे इमेजिन करूं, दिस इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियो इस पर जुड़ा हुआ है, एम्ब्रियो की सेंटर लाइन है, यहां से आगे पूरा प्लांट बनेगा, तो मैं इसको बोल सकती हूँ एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। नाउ दिस एरिया जहां से कॉटिलिडन कनेक्टेड है, इसको हम बोलते हैं कॉटिलिडनस नोड। जहां से कॉटिलिडन जुड़ा है उसको बोलेंगे कॉटिलिडन का नोड है ये, ठीक है। ऊपर से निकलेगी, एक बार वापस इस डायग्राम पे आओ, ये जो खुला हुआ रास्ता है ना, एग सेल वाला, जहां पर पॉलन ट्यूब जो फॉर्म हो रही थी, वो पॉलन ट्यूब कहां जाती है बेटा, उसको एक एंट्री चाहिए, ये मेन दरवाजा है, ये दरवाजे का नाम है माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइल, ठीक है। और दूसरा माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड को हम क्या बोलते हैं, चार्ल्जल एंड। तो कैसे पहचानेंगे भाई कौन सा माइक्रोपाइल कौन सा चार्ल्जल है, पॉलन ट्यूब के घुसने का जो मेन दरवाजा है, जो हमने खाली जगह रखी है, वो माइक्रोपाइल पे रखी है, दूसरे वाले अपोजिट एंड को चार्ल्जल एंड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं माइक्रोपाइल और चार्ल्जल रह गया होगा। मान लो नीचे ये वाला माइक्रोपाइलर एंड है, जहां से एंट्री हुई होगी पॉलन ट्यूब की, ठीक है, और ये हो गया चार्ल्जल एंड। अब ये मैंने आपको इस डायग्राम में भी क्यों बताया, क्योंकि अब ये एम्ब्रियो सैक थोड़ी रहा है, बेसिकली ये तो चेंज हो गया, ये तो सीड बन गया पूरा, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई। तो मान लो जब ये एम्ब्रियो सैक रहा होगा तो इसके अंदर ये वाला माइक्रोपाइल, ये वाला चार्ल्जल एंड होगा, तो बेटा सीड यहीं से डिसाइड करता है कि माइक्रोपाइलर एंड से पहले आ रहा है ना, यहाँ से फ्यूचर रूट बनेगी और यहाँ से ऊपर भी फ्यूचर शूट बनेगी, ठीक है। तो फ्यूचर रूट यहाँ माइक्रोपाइल से और चार्ल्जल एंड से शूट बनेगी। मैंने क्या बोला, सिर्फ रूट नहीं बोला, मैंने बोला फ्यूचर रूट, सिर्फ शूट या स्टेम नहीं बोला, मैंने बोला फ्यूचर स्टेम। तो यानी कि अभी बच्ची है
फ्यूचर में बनेगी रूट, फ्यूचर में बनेगी शूट, तो इसको हमने नाम दिए हुए हैं। फ्यूचर रूट को हम क्या बोलते हैं? रेडिकल। ठीक है, यहां से क्या बनेगा? रेडिकल बनेगा। फ्यूचर शूट को हम क्या बोलते हैं? प्ल्यूम्यूल। यहां से नई शूट बनेगी। बट ये नीचे गैप दिख रहा है बीच में, ये गैप दिख रहा है, ये ऊपर से निकलेगी बेटा रूट, यहां से शूट, और यहां नीचे से निकलेगी रूट। ये जो बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस का सारा एरिया है ना, जो कॉटिलिडन से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्योंकि ये हिस्सा ऊपर है तो इसको हम बोलेंगे एपिकोटाइल। एपी मतलब ऊपर की तरफ, कॉटिलिडन के ऊपर की तरफ का हिस्सा, कॉटिलिडन के नीचे का हिस्सा हाइपोकोटाइल। कोटाइल कॉटिलिडन से आया, हाइपो मतलब नीचे, एपी मतलब आउटर, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। इस सीड को मैंने यहां पर बना दिया, ये रहे इसके एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है और ये इसका एम्ब्रियो है। यहां पर सारा खाना स्टोर्ड है। यहां से निकलेगी बेटा रूट, निकलेगी इस तरीके से, सॉरी ऊपर से रूट नहीं निकलेगी, ऊपर से शूट निकलेगी, यहां से निकलेगी रूट। ठीक है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चार्ल्सल एंड है। अगर उल्टा होता तो नीचे से निकलती। फिर ये वाला जो एरिया है दैट इज एपिकोटाइल, नीचे वाले एरिया को क्या बोलेंगे? हाइपोकोटाइल। ठीक है, अब डोरमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोरमेंसी? डेफिनेशन आ सकती है यहां से 1 नंबर की, डेफिनेशन आ सकती है प्ल्यूम्यूल की, डेफिनेशन आ सकती है रेडिकल की, डेफिनेशन आ सकती है कॉटिलिडन की, बिल्कुल आ सकती है। ठीक है, सो द सीड कंटेन एंडोस्पर्म, ये तो ठीक है, एंडोस्पर्म की भी आ सकती है डेफिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोरमेंसी? सीड जब इनएक्टिव स्टेट में, हर बार सीड को जरूरी नहीं है सारी बढ़िया बढ़िया कंडीशंस मिल जाए ग्रो कराने के लिए, तो सीड को जब अच्छी कंडीशंस मिलती हैं तभी वो ग्रो करता है। ठीक है, अच्छी कंडीशंस को क्या बोलेंगे? ऑप्टिमम कंडीशंस, राइट टेम्परेचर, अच्छा खासा पानी, अच्छी खासी सनलाइट, तब जाकर वो ग्रो करेगा। अदरवाइज वो सोता रहता है, इनएक्टिव स्टेट में रहता है। तो वो जो उसकी स्लीपिंग स्टेज है ना, जो इनएक्टिव स्टेज है, उसको डोरमेंसी बोलते हैं। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? व्हेन द एम्ब्रियो रिमेन्स इन एन इनएक्टिव स्टेट बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस। फेवर मतलब जब तुम्हारे सहित में, तुम्हारे फेवर में कंडीशंस है, बट because of unfavorable conditions the condition is known as dormancy, and in dormant stage the seed does not germinate, seed grow नहीं करता है dormant stage में। जल्दी से क्लासिफिकेशन पर नजर डालते हैं। सीड्स बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। छोटे सीड्स के एग्जांपल देखो, पॉपी सीड्स, स्ट्रॉबेरी सीड्स, मैंगो और प्लम के बड़े बड़े सीड्स हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? डबल कोकोनट, और वो क्या है? सिंगल कोकोनट, लार्जेस्ट है। 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए इसकी जल्दी से रिवीजन करो। अलग अलग हो सकता है सीड का साइज, है ना। देन टाइप्स की अगर हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टाइप्स ऑफ सीड, तो हमने ना 2 बेसिस पे टाइप्स बनाए। एक हमने बनाया बेस्ड ऑन एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्या था? ट्रिपल फ्यूजन हुआ था। हर सीड में एंडोस्पर्म बनेगा ही बनेगा, नर्स बनती है। कई चीजों में स्पर्म नहीं, कई केसेस, कई सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म रह जाता है और कईयों के अंदर एंडोस्पर्म बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, कईयों में ज्यादा रह जाता है। उसके बेस पर हमने ना सीड्स बनाए। कौन कौन से है? एल्ब्यूमिनस, प्यार से बुलाए तो एंडोस्पर्मिक, यानी कि एंडोस्पर्म वाले सीड्स। एल्ब्यूमिनस जिनके अंदर एंडोस्पर्म, एल्ब्यूमिनस से ऐसे याद रखो, कॉटिलिडन इनके अंदर थिन होता है, मतलब एंडोस्पर्म है इसके अंदर। एंडोस्पर्मिक से याद रखना एल्ब्यूमिनस। अब इसमें क्या हुआ? ऐसे सीड्स जिनके अंदर एंडोस्पर्म रह गया, ठीक है, एंडोस्पर्म रह गया, मतलब अभी जो मेन नर्स आई थी जाइगोट का ध्यान रखने के लिए, उसने खाना बचाकर रखा हुआ है, तो अब जो बाद में कॉटिलिडन बनना था वो बहुत पतला सा बनेगा। कॉटिलिडन्स आर थिन एंड मेम्ब्रेनस। ठीक है, अब जिनमें एक कॉटिलिडन बना है, एग्जाम्पल आर सेरल्स, मिलेट्स, पाल्म। जिनमें 2 कॉटिलिडन बन गए और एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट है, पॉपी सीड्स और कस्टर्ड एप्पल। ये कस्टर्ड एप्पल है, ये पॉपी सीड्स का एग्जाम्पल है। ऐसे दिखते हैं पॉपी सीड्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? खसखस के सीड्स। खसखस तुमने शरबत पिया होगा। उसके बाद है नॉन एंडोस्पर्मिक, वो था एल्ब्यूमिनस, इसका नाम है एक्स एल्ब्यूमिनस। एक्स एल्ब्यूमिनस, इसके अंदर कॉटिलिडन बहुत ज्यादा फॉर्म होते हैं और स्टोर करते हैं फूड को। इनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होगा, एंडोस्पर्म हट गया इनके अंदर से बेटा। एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट हियर, ओनली कॉटिलिडन्स आर प्रेजेंट, लार्ज कॉटिलिडन्स आर प्रेजेंट व्हिच विल स्टोर फूड फॉर द प्लांट। तो इनको हमने बोला नॉन एंडोस्पर्मिक, कॉटिलिडन ने जगह ले ली। एंडोस्पर्मिक में एंडोस्पर्म तो है ही है, पतला सा कॉटिलिडन है, बट जब हम बात करें एक्स एल्ब्यूमिनस की, तो इनके अंदर काफी सारा फूड स्टोर है, थिक हो गया, फ्लेशी हो गया,
एग्जाम्पल्स आर वेलिस्नेरिया जो कि एक वाटर प्लांट है, ऑर्किड्स, दिस इज एमोफोफेलस, और डाइकॉट का एग्जाम्पल हो गया ग्राम पी मैंगो। अब ये जो मोनोकॉट और डाइकॉट लिखा है, मोनो मी कॉटिलिडन दोनों में ना, कॉटिलिडन इसमें भी था ना, तो एक कॉटिलिडन वालों के एग्जाम्पल्स देखो, सेरल्स, मिलेट्स, पाल्म, कॉटिलिडन है इनके अंदर, पतला है पर है, एंड एंडोस्पर्म भी है ही है। डाइकॉटिलिडन, दो कॉटिलिडन है, पतले हैं बट दो हैं, पॉपी और कस्टर्ड एप्पल। यहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं है, कॉटिलिडन है, एक कॉटिलिडन के एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया, ऑर्किड्स, एमोफोफेलस, और दो कॉटिलिडन के एग्जाम्पल ग्राम पी मैंगो। मैं समझती हूँ कि ये नाम याद करने थोड़े से डिफिकल्ट हैं, बट फेमस एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स याद करने हैं। एमोफोफेलस जैसे एग्जाम्पल से डरने की बजाय, एमोफोफेलस इतना यूनिक नेम है तो तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है, यूनिक और रेयर नाम को अच्छे से रख लेता है याद, ठीक है। तो बेसिक एग्जाम्पल्स नहीं भूलने हैं, वीट और पी को याद करने। क्या तरीका है, पॉज करो 2 मिनट वीडियो को, आंख बंद करके जैसे भी एक बार रिवाइज करो अपने दिमाग में, जैसे लगाते हैं बेटा, कुछ चीजों के रट्टे तो लगाने पड़ेंगे ना, आपको दोस्त का नाम के रट्टे तो लगाने पड़ेंगे। क्लास में तुम्हारे 30 बच्चे, ठीक है, तुम्हें 30 के नाम याद हो जाते हैं, तुम नया नया एडमिशन हो, पहले तुम्हें याद करने में दिक्कत आती है, बाद में तुम याद कर लेते हो, क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरीके से काम करता है। रिवाइज जब जब करोगे तब तक तुम्हें याद हो जाएगा, है ना। सो सेम जैसे आप 30 बच्चों के नाम याद करते हो, ऐसे यहाँ पर भी तुम्हें नाम याद करने हैं कि कौन सा प्लांट कौन से ग्रुप में आता है। तो उसका तरीका यही है, बाद में कर लूंगा वीडियो के बाद, नहीं अभी पॉज करो, बाद में भी कर लेना, अभी पॉज करो एंड रिवाइज इट फॉर 10-15 सेकेंड्स। मैं हट रही हूँ, पानी पी रही हूँ, तब तक रिवाइज कर लो, ठीक है। चलो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं बेटा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट छोड़ना नहीं है। एक्सपेरिमेंट से तुम्हारे स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन, स्किल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट का क्या है, देखो एक्सपेरिमेंट तुम्हें पिक्चर देख के समझ आ जाएगा, हमने बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, तुम्हें प्रोसीजर नहीं याद करना है पूरा का पूरा, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए उस एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या है, हमने वो वाला एक्सपेरिमेंट क्यों किया, फिर हमने एक्सपेरिमेंट वो किया तो उसका रिजल्ट क्या आया, कोई हमने नया सब्सटेंस यूज करा है तो उसका क्या पर्पस था, ये याद करना है। वापस आते हैं इस पे, बीन सीड्स यही डाइकोटिलिडन होते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीन्स, जैसे कि ब्रॉड बीन, लीमा बीन, फ्रेंच बीन, जनरल स्ट्रक्चर इनका सेम ही है। मोर आर किडनी शेप्ड विद कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव साइज, है ना। ये सीड, इसको खोल सकते हैं हम, बीच में से खोल देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये कॉन्वेक्स साइड है, अंदर वाली कॉनकेव साइड है। एम्ब्रियो एक्सिस कहाँ प्रेजेंट होता है तुम्हारा, कनकेव एक्सिस पर, कन्वेक्स बाहर वाली, ठीक है। अब इसके अंदर टर्म्स देखो इसी डायग्राम में, एपिकोटाइल ये रहा ऊपर की तरफ, हाइपोकोटाइल ये रहा नीचे की तरफ। हाइपोकोटाइल की एज पे क्या प्रेजेंट है बेटा, दिस वाज माइक्रोपाइलर एंड, हाइपोकोटाइल की एज पे अगर ये माइक्रोपाइलर एंड है तो ये रूट बनाएगा, अगर ये चार्ल्जल एंड है तो ये शूट, फ्यूचर शूट यानी कि प्ल्यूम्यूल बनाएगा, और बीच में जहां से कॉटिलिडन जुड़ा हुआ है, इस पूरी एक्सिस को एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं, सिर्फ कॉटिलिडन वाले एरिया को कॉटिलिडनस नोड बोलते हैं, कॉटिलिडनस नोड, ठीक है। टेस्ट अभी बताती हूँ, टैगमैन अभी बताती हूँ, रेडिकल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। पहले रेडिकल ग्रो करता है बेटा। नाउ व्हाट इज सीड कोट, सीड की बाहर की लेयर किससे आई थी, याद करो, ये एम्ब्रियो सैक था, अंदर यहाँ सिनगैमी फर्टिलाइजेशन हो रही थी। अच्छा एक और चीज बताना है मुझे, यहाँ 2 डॉट्स नहीं, यहाँ पर एक एरिया बताया था ना मैंने, न्यूसेलस पढ़ा हुआ है, न्यूसेलस, तो न्यूसेलस ना बाद में खत्म हो जाता है, न्यूसेलस बाद में खत्म हो जाता है, सारे पार्ट्स तो रहते नहीं। देखो ये तो हम ओव्यूल को पढ़ रहे हैं, इससे ऊपर जो फ्रूट्स थे, फ्लावर्स थे, वो सारी चीजें गिर जाती है ना, क्या बच जाता है, ओवरी बच जाता है, ओव्यूल बच जाता है। ओव्यूल के अंदर जो ये न्यूसेलस है वो भी हर बार रहता नहीं है, न्यूसेलस भी हर बार रहता नहीं, बट अगर रह जाता है तो न्यूसेलस फ्यूचर में क्या बनाता है बेटा, पेरिस्पर्म। न्यूसेलस फ्यूचर में क्या फॉर्म करता है, पेरिस्पर्म, ठीक है। ये भी आउटर प्रोटेक्शन में ही काम करता है, फ्यूचर इज पेरिस्पर्म एंड एग्जाम्पल इज ग्राउंडनट, मूंगफली में ये रह जाता है, म्यूफली में रह जाता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में न्यूसेलस खत्म हो जाता है, बट अगर रह जाता है फ्यूचर में हम इसको क्या बोलते हैं बच्चा, पेरिस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, ये मेरे को एक बात बतानी थी तुम्हें, ये आउटर इंटीग्यूमेंट था, ये इनर इंटीग्यूमेंट है, ये दोनों इंटीग्यूमेंट्स सीड की एक कवच बना रहे हैं, सीड का एक प्रोटेक्शन बना रहे हैं। सीड लग रहा है, ये लग तो नहीं रहा,
अब लग रहा है सीड की थोड़ी सी शेप आ गई ना, थोड़ी सी शेप आई है ना। हाँ, तो ये जो बाहर की कवरिंग है ये सीड बनाया मैंने, तो ये जो बाहर की सीड कोट है ये इसी से बनती है, ठीक है। अब जो सीड कोट की बाहर वाली लेयर है वो आउटर इंटीग्यूमेंट से बनेगी, अंदर वाली जो है वो इनर इंटीग्यूमेंट से बनेगी। पूरी एक साथ बात करें तो सीड कोट के बाहर वाली लेयर को बोलते हैं टेस्टा और अंदर वाली लेयर को बोलते हैं टेगमेन, ठीक है। आउटर इंटीग्यूमेंट्स और इनर इंटीग्यूमेंट्स, सीड कोट 2 लेयर से बना है। आउटर इंटीग्यूमेंट फॉर्म्स टेस्टा, इनर इंटीग्यूमेंट्स फॉर्म टेगमेन। यहां से एक एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो पता होना चाहिए। यहां लिख रहा है टेस्टा, अंदर होता है टेगमेन, ठीक है। दोनों का ही काम है प्रोटेक्शन का, दोनों ही प्रोटेक्शन का काम करते हैं। सीड को कभी ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें उसमें एक छेद दिखेगा। क्या दिखेगा? एक छेद दिखेगा। दैट इज नोन एज हाइलम। छेद कैसा होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे कि ऐसे, ऐसा एक शेप होता है इसका। अब दिख रहा है ऐसा एक शेप होता है। तो ये जो तुम्हें कट दिख रहा है ना, इसको हम क्या बुलाते हैं? हाइलम बुलाते हैं। जिन बच्चों को याद नहीं है हाइलम क्या है, देखो यहाँ पर, व्हाट इज हाइलम? इफ यू रिमेंबर, इफ दिस इज एन एम्ब्रियो सैक, इनर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट, इन इंटीग्यूमेंट के बाहर ये ओव्यूल है बेसिकली, है ना। ओव्यूल किससे अटैच्ड है? ओवरी से अटैच्ड है। तो लेट अस मेक दिस इज एन ओवरी। ये ओवरी यहां से जुड़ी हुई होगी बेटा। जिस प्लासेंटेशन की डेफिनेशन याद है कि किस तरीके से ओव्यूल जुड़ा हुआ है ओवरी के साथ? तो ओव्यूल अटैच्ड होता है ओवरी से, ठीक है। जिस डंडी से वो अटैच्ड है उसका नाम होता है फ्यूनिकल। द स्टॉक मतलब डंडी, द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच अटैचेस, अभी लिखो डेफिनेशन अगर नहीं याद थी ओव्यूल की, कहीं पे लिख लो। व्हाट इज फ्यूनिकल? द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच अटैचेस ओवरी विद द ओव्यूल इज नोन एज फ्यूनिकल। फिर व्हाट इज हाइलम? हाइलम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फ्रॉम वेयर फ्यूनिकल इज कनेक्टेड विद द ओव्यूल। ये डेफिनेशन भी लिखो। What is hilum? The point of attachment where funicle is connected with the ovule. तो यहाँ पर जब फ्यूनिकल अटैच कर रहा होगा उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चा? ओव्यूल, हाइलम बुलाते हैं, ठीक है। याद है ये? अच्छा, और ये हाइलम है, ठीक है, हाइलम याद रहेगा। अब ये जो आपको बड़ा सा कट दिख रहा है ना, ये सीड बनने के बाद भी ये हाइलम का कट दिखता है। यहाँ से बेसिकली ये ओव्यूल ओवरी के साथ जुड़ा हुआ था। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो ये हाइलम दिख रहा है लंबा सा, ये रहा। उसके बाद एक छोटी सी पॉइंट भी दिख रहा है बेटा, ये माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल याद है जहां से पॉलन ट्यूब एंटर कर रही थी? बस आगे बढ़ते हैं। हाइलम is a distinct oval scar on the concave side. It represents the spot where the ovule was attached to the ovary through placenta. Micropyle is the opening through which pollen tube has entered the ovule. Now the point is, what is the function of micropyle? सारी चीजें बंद हो गई, माइक्रोपाइल क्यों नहीं बंद हुआ? बेटा माइक्रोपाइल के 2 काम है। यहाँ से एक तो पानी का एब्जॉर्प्शन होता है और यहाँ से गैसेस भी अंदर बाहर जाती है। तो डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, याद हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मेज ग्रेन की। मेज ग्रेन इज मोनोकोटिलिडनस और एक्चुअली इट इज अ फ्रूट, क्योंकि इसके अंदर फ्रूट वॉल और सीड कोट फ्यूज्ड है। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। आउटर एक नाम देंगे ना हम इसकी बाउंड्री को फिर, क्योंकि फ्रूट वाली दीवार और सीड वाली दीवार दोनों फ्यूज्ड हैं। So such condition is known as grain, and the layer, the outer boundary covering seed coat की थी ना टेस्टा और टेगमेन, तो यहाँ पर तो फ्रूट की वॉल और सीड कोट फ्यूज हो गया है, तो इसको हम बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है। अब ये डायग्राम है तुम्हारा एंडोस्पर्म का, यहाँ से जर्मिनेशन स्टार्ट हो रहा है। इसी डायग्राम में देखो बेटा, ये मेज सीड है, इसके नीचे वाले हिस्से को एम्ब्रियो बोलते हैं, बाहर वाले हिस्से को एंडोस्पर्म बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारा एंडोस्पर्म है। इट इज मोनोकोटिलिडनस, मोनोकोटिलिडन। अच्छा ये तो बताओ जरा, ये एल्ब्यूमिनस होगा या नॉन एल्ब्यूमिनस होगा? नॉन एल्ब्यूमिनस नहीं, एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस होगा। एंडोस्पर्म दिख रहा है ना इसके अंदर, तो एल्ब्यूमिनस है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक कोटिलिडन, मोनोकॉट एल्ब्यूमिनस, ठीक है। नाउ इसके अंदर एंडोस्पर्म तुम्हें दिख रहा है नीचे, यहाँ इसके अंदर बहुत ही पतला, ये एम्ब्रियो का एरिया है, ठीक है।
इसके अंदर कॉटिलिडन होता है जो कि फूड स्टोर करता है। एम्ब्रियो ऊपर की तरफ फूड स्टोर कर रहा है। एम्ब्रियो की जो बाहर की लेयर है उसको एल्यूरोन लेयर बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन स्टोर है। कौन से नाम का? एल्यूरोन नाम का ही प्रोटीन इसकी बाउंड्री में पड़ा हुआ है, इसलिए लेयर का नाम एल्यूरोन रख दिया। बीच वाली लेयर के अंदर बहुत सारा स्टार्च स्टोर होता है, बीच में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। फिर ये क्या है? स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम बहुत ही पतला यहाँ पर बेटा कॉटिलिडन प्रेजेंट है, बहुत ही पतला, क्योंकि हमने पढ़ा था ना एल्ब्यूमिनस हो गया ये, जिनके अंदर एंडोस्पर्म होता है उसमें कॉटिलिडन बहुत पतला होता है। अब कॉटिलिडन बहुत पतला पेपर की तरह है, तो हमने उसका अलग से नाम रख दिया स्क्यूटेलम। ये स्क्यूटेलम कोई नई चीज नहीं है, एंडोस्पर्म की एंडोस्पर्म नहीं, कॉटिलिडन की बहुत ही पतली सी लेयर है, ठीक है। फिर प्ल्यूम्यूल दिख रहा है, रेडिकल दिख रहा है, ये रहा प्ल्यूम्यूल ऊपर की तरफ, ये रहा नीचे रेडिकल। फिर ये कॉलियोप्टाइल और कोलियोराइजा क्या है बेटा? कॉलियोप्टाइल प्रोटेक्टिव बहुत सीड की बहुत ही पतली पतली लेयर्स होती हैं जो कि प्ल्यूम्यूल के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। कॉलियोप्टाइल कैसे याद करोगे? कोलियो वर्ड इसमें भी है, कोलियो वर्ड इसमें भी है। कॉलियोप्टाइल, पी की साउंड आ रही है, पी से प्ल्यूम्यूल। कोलियोराइजा, आर की साउंड आ रही है, आर से रेडिकल। तो कॉलियोप्टाइल और कोलियोराइजा प्ल्यूम्यूल और रेडिकल की बाहर की लीफ का स्ट्रक्चर है। कोलियोराइजा रेडिकल को कवर करेगी, कॉलियोप्टाइल प्ल्यूम्यूल को कवर करेगी। जरा बुक में से अभी से इनकी डेफिनेशन देखो और खत्म करो इस किस्से को। अब आओ जर्मिनेशन के ऊपर। जर्मिनेशन बेटा वो पीरियड है जब सीड, छोटा सा सीड एक प्लांटलेट में, एक छोटे से पौधे के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो द सीड कंटेन्स अ डोरमेंट एम्ब्रियो. In dry seeds, the embryo is inactive. It is said to be in state of dormancy. Dormancy is the period of rest. But what is germination? When the seeds enter in the process of formation of a seedling developed from the embryo. जो embryo से पूरा seed बना है उसको हम क्या बोलते हैं? germination बोलते हैं। दो तरीके से germination होगी, अभी हम पढ़ेंगे आगे। What are the conditions necessary? seed को grow करने के लिए पानी चाहिए। पानी इसलिए चाहिए ताकि जो seed की बाहर की seed wall थी, टेस्टा और टेगमेन, वो काफी soft हो जाए और embryonal axis से बाहर चीजें निकलकर आ सके और फ्यूचर रूट और शूट बना सके। हमने देखा ना, फ्यूचर रूट बनती है, शूट बनती है, बेटा उसको बाहर जाने के लिए आसानी से जगह चाहिए, तो सीड कोट को हमें बहुत ज्यादा सॉफ्ट करना होगा। और पानी, जो भी फोटोसिंथेसिस हो रही है सीड के अंदर, फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रही है, बट जितने भी केमिकल रिएक्शंस है, रेस्पिरेशन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो रेस्पिरेशन अगर करना है, बाकी सारी केमिकल रिएक्शंस करनी है, बाकी सारे एंजाइम्स को सीड के अंदर काम करना है, तो पानी चाहिए। फिर टेम्परेचर की बात करते हैं तो बहुत सही टेम्परेचर क्या है? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। अगर 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो बेटा जितने भी एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन को करवाने वाले केमिकल्स, ठीक है। जैसे फूड को डाइजेस्ट सलाइवरी अमाइलेज कराएगा, कार्बोहाइड्रेट्स को माउथ में कौन डाइजेस्ट कराते हैं? सलाइवरी अमाइलेज। ये एक टेम्परेचर रेंज इसकी फिक्स्ड है। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया ना तो ये काम नहीं कर पाते एंजाइम। एंजाइम की प्रॉपर्टी यही है कि वो एक फिक्स्ड रेंज वाले टेम्परेचर पे काम करते हैं। अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो वो काम नहीं कर पाएंगे। सेम यहाँ पर हो रहा है, जो प्लांट्स के अंदर एंजाइम्स है वो ज्यादा टेम्परेचर पे काम नहीं करते। फिर ऑक्सीजन पे आ जाओ। ऑक्सीजन जैसे हमें इंपॉर्टेंट है ना जीने के लिए, सांस लेने के, रेस्पिरेशन करने के लिए, ऐसे प्लांट्स को भी इंपॉर्टेंट है, तो प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। देन सीड सोन डाउन। सीड्स को अगर हमें सो करना है, अगर हम बहुत ज्यादा गहराई पे सीड को सो करेंगे, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बेटा, सीड मर जाएगा। और बहुत ज्यादा ऊपर पार्ट्स पे है तो भी सीड ग्रो नहीं करता। Insufficient pushing force in the embryonic parts, hypocotyle और epicotyle to break through the upper layer of soils। यहाँ पर तो ये बात है बेटा, अगर हमने बहुत डीप लेयर्स में सीड को डाल दिया तो उसके क्या नुकसान होंगे? दो बड़े बड़े नुकसान होंगे कि एक तो बहुत नीचे डाल दिया, सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। चलो एक और पॉइंट ये है कि जो हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल है, याद है हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल कहाँ बताया था? दो कॉटिलिडन बनाए थे, यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाई थी, यहाँ पर प्ल्यूम्यूल निकल रही थी, यहाँ रेडिकल निकल रही थी। इस वाले एरिया को हाइपोकोटाइल बोल रहे थे, इस वाले एरिया को एपिकोटाइल बोल रहे थे। तो सीड में से ये हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल को बाहर निकलना पड़ता है, बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए, इसीलिए ज्यादा अगर हम डेप्थ में डाल देंगे तो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल बाहर नहीं आ पाएगा। स्पेशली ये एपिकोटाइल बाहर नहीं आएगा जिसको फ्यूचर शूट बनानी है, ठीक है। अब जर्मिनेशन का मतलब ही यही है कि अंदर जो फ्यूचर रूट शूट जो छुपे हुए हैं वो बाहर निकले, है ना, वो बाहर निकलेंगे। इसके बेसिस पर दो तरीके की जर्मिनेशन है, एक है हाइपोजियल जर्मिनेशन, एक है एपीजियल जर्मिनेशन। हाइपो का मतलब तुम्हें पता है, एपी का मतलब तुम्हें पता है। एपी मतलब बाहर, हाइपो मतलब अंदर।
हाइपो, ठीक है, आपने हाइपोकोटाइल भी पढ़ा है, उससे कंफ्यूज मत होना, उसका उल्टा है इसके अंदर। यहां लिखा है हाइपोजियल जर्मिनेशन और ये है, और वो हमने पढ़ा था हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल। तो अब देखो डायग्राम पे लेके जाती हूँ, फिर इस पे आऊंगी। हाइपोजियल जर्मिनेशन के अंदर क्या होता है, कॉटिलिडन ना अंदर ही रह गया। हाइपोजियल जर्मिनेशन, हाइपो मतलब नीचे, जर्मिनेशन ऐसी जर्मिनेशन जिसमें क्या नीचे ही रह जाए, कॉटिलिडन नीचे ही रह गए, कॉटिलिडन नीचे ही रह जाए अर्थ के अंदर, जीएल का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। तो अगर अर्थ के नीचे ही कॉटिलिडन रह गया, ऐसी जर्मिनेशन को हम बोलते हैं हाइपोजियल। हाइपो मतलब नीचे या अंदर ना, तो हाइपोजियल नीचे ही रह गया कॉटिलिडन, सब कुछ ग्रो कर रहा है बस कॉटिलिडन के रिस्पेक्ट में, ये कॉटिलिडन बाहर नहीं निकल पाया, दैट इज नोन एज हाइपोजियल जर्मिनेशन। अगर कॉटिलिडन बाहर नहीं निकल पाया, ठीक है, तो कूद के बाहर कौन निकल जाता है, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल फटाफट से बाहर आ जाएगा बेटा, एपिकोटाइल फटाफट से बाहर आ जाएगा। देखो हाइपोकोटाइल नीचे जा रहा है, एपिकोटाइल यहां पर बाहर आया, और एपिकोटाइल ने बाहर करके लीफ बना दी और पूरा प्लांट बना दिया, और हाइपोकोटाइल से पूरा रूट बन गई। ये देखो यहाँ लिखा है हाइपोकोटाइल, क्या बनाई उसने, रूट बना दी, ठीक है। मेन मतलब है इसका कॉटिलिडन रिमेन अंडरग्राउंड, ये इसलिए हमने टर्म रखी है। फिर आ जाओ एपीजियल, ये बीन्स के अंदर होता है। हाइपोजियल जर्मिनेशन का एग्जांपल कौन था, पी। एपीजियल के अंदर क्या है, कॉटिलिडन बाहर आ गया पूरा का पूरा, एपीजियल में कॉटिलिडन ही पूरा का पूरा बाहर आ जाता है, और हाइपोकोटाइल सॉइल के ऊपर ग्रो कर रहा है। एक बात सुनो, तुम एक बात सुनो, यहां पर आओ भाई, ये प्लूम्यूल है, इसने रूट बनानी है, दिस एरिया इज एपिकोटाइल। एपिकोटाइल तो बाहर आएगा ही आएगा क्योंकि इसको ग्रो करना ही करना है, बट जब ये हाइपोकोटाइल भी बाहर आ जाए, हाइपोकोटाइल भी ग्रो करने के लिए बाहर आ जाए, जैसे इसके केस में है हाइपोकोटाइल जिसको रूट बनानी है, ये भी बाहर आ गया बेटा, तब हम उसको बोलते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। तब हम उसको क्या बोलते हैं, एपीजियल जर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा, आसान है सब। डेफिनेशन डिफरेंस पे आओ, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेपिजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो कॉटिलिडन रिमेन अंडरग्राउंड, हाइपोजियल, एपिकोटाइल elongates faster, usually occur in monocotyledonous seeds. एपिजियल जर्मिनेशन, कॉटिलिडन बाहर की तरफ आ गए, हाइपोकोटाइल elongate कर गया, हाइपोकोटाइल भी बाहर आ गया कॉटिलिडन के साथ। वैसे हाइपोकोटाइल एक शर्माती हुई बहू है जिसको जमीन के नीचे ही रहना चाहिए, ठीक है, जिसको घूंघट में ही रहना चाहिए, जस्ट टू मेक यू मेमोराइज। एंड ये कौन से में होता है, यूजुअली अकर्स इन डाइकोटिलिडनस सीड्स। नाउ मेज ग्रेन, मेज ग्रेन के अंदर कैसा जर्मिनेशन हो रहा है, हाइपोजियल जर्मिनेशन। अब इसके अंदर हाइपोजियल जर्मिनेशन अगेन, हाइपो, हाइपो मतलब जमीन में ही रह जाएगा, क्या जमीन में रह जाएगा, रूट पोर्शन या कॉटिलिडन जमीन में ही रह जाएगा। तो देखो ये रूट पोर्शन जमीन में ही रह गया ना, बाहर नहीं निकला ना। नाउ द ग्रेन इम्बाइब्स रेन वाटर एंड स्वेल। व्हाट इज इम्बिबिशन, इम्बिबिशन मतलब सरफेस फिनोमिनॉन, कि जो रूट की नहीं, जो सीड की वॉल है उसने पानी को एब्जॉर्ब करा है। एक होता है पानी ऐसे चला गया, दिस इज ऑस्मोसिस, एक होता है पानी ऐसे गया, सरफेस पर एब्जॉर्ब हुआ, दैट इज इम्बिबिशन। अब सीड कोट ने पानी को एब्जॉर्ब किया, सॉफ्ट हो गया पानी, पूरा सीड फूल गया, रेडिकल पियर्सेस थ्रू द प्रोटेक्टिव शीथ। रेडिकल कहां से बाहर आएगा बेटा, कोलियोराइजा से बाहर आएगा। रेडिकल को प्रोटेक्ट कौन कर रहा था, कोलियोराइजा, और फ्रूट वॉल को भी बाहर निकाल देता है ये। रेडिकल नीचे की तरफ जाएगा, पूरा रूट सिस्टम बनाएगा, है ना, और न्यू रूट्स डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। न्यू रूट यहाँ पे किससे डेवलप करती है, स्टेम के बेस से निकलती है। एडवेंटिशियस रूट्स, कौन सी रूट्स निकलती है, एडवेंटिशियस रूट्स निकलती है यहाँ से। फिर एक है विविपेरस जर्मिनेशन, ये किसके अंदर है, बेसिकली मैंग्रोव प्लांट्स के अंदर, जो पानी के आसपास तुम्हें देखे जाते हैं। तो इसमें सीड पहले सीड कब ग्रो करता है, मैंगो खा लिया तुमने, अब उसके अंदर सीड है, वो सीड जब हम उसके अंदर डालेंगे, सॉइल के अंदर डालेंगे, तभी नया मैंगो प्लांट बनेगा। बट सोचो तुम मैंगो खा रहे हो और तुम देख रहे हो उसके सीड के अंदर पूरे नए रूट और शूट और लीफ आ गए। ऐसा नहीं होता ना मैंगो के अंदर, ऐसा किसमें होता है, मैंग्रोव प्लांट्स के अंदर होता है कि सीड अभी पेरेंट प्लांट के साथ जुड़ा हुआ है और उसके अंदर फ्रूट के साथ जुड़ा है, उसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। पढ़ो इसको, मैंग्रोव प्लांट्स सच एज राइजोफोरा एंड सोनेरेशिया show a special mode of seed germination called vivipary, in which seed germinates inside the fruit and the fruit is still attached to the parent plant. अभी वो जो मैंगो का एग्जांपल दी थी उसको इमेजिन करो कि मैंगो का फूल है,
मैंगो का फ्रूट है, फूल नहीं है, तो वो ट्री से जुड़ा हुआ है। अब उसके अंदर जो सीड है वो सीड अभी से फ्यूचर रूट शूट दिखाता है कि ऐसा नहीं है ना, हम तो तोड़ लेते हैं और खा लेते हैं, बट राइजोफोरा और मैंग्रोव प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है। इट इज द फ्रूट इज अटैच टू द पेरेंट प्लांट, और फ्रूट के अंदर जो सीड है बेटा वो देखो फिर से ग्रोथ कर शो करनी दिखा रहा है, रेडिकल ग्रो कर दिया उसने, लीव्स ग्रो कर दी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। नाउ सीडलिंग, सीडलिंग का मतलब क्या है? जर्मिनेशन के बाद जो फॉर्म हो जाता है दैट इज सीडलिंग। सीडलिंग एक स्टेज है जिसमें प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी सीड से, जबकि वो बिफोर इट हैज बिकम होली इंडिपेंडेंट ऑफ द फूड स्टोर्ड इन इट। Now some important experiments. I will be quick with the experiments. Give it a good reading from the book. यहाँ पर हमें क्या कंफर्म करना है? That water is necessary for germination. एक्सपेरिमेंट में तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। एक्सपेरिमेंट में तुम्हें ये देखना है कि पिक्चर का एम क्या है। पिक्चर देखते ही तुम्हें पता चल जाए अच्छा यार इसमें तो हम ये वाला टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बीकर ए, बीकर बी, यहाँ पर ड्राई कॉटन, यहाँ वेट कॉटन, जर्मिनेटेड सीड्स और नॉन जर्मिनेटेड सीड्स। तुम यहाँ पर देख रहे हो कि अच्छे से सीड्स ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या अलग किया? वेट कॉटन यानी कि इसमें पानी डला हुआ है, ये कंफर्म करता है कि जर्मिनेशन के लिए पानी की बहुत ज्यादा नेसेसिटी है। नेक्स्ट, टेम्परेचर बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको प्रूव करने के लिए डायग्राम देखो, आइस क्यूब्स डाले इसके अंदर, यहाँ पर वेट कॉटन डाली है। आइस क्यूब्स क्यों डाले हैं भाई? ताकि यहाँ पर ठंडा रहे बहुत ज्यादा। जार के बाहर एक डब्बा लिया, मतलब बीकर ही लिया हमने, बीकर को एक डब्बे के अंदर डाल दिया जिसमें बर्फ भरी हुई है, तो इसमें बहुत कम टेम्परेचर हो जाएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस है तो बहुत कम टेम्परेचर हो जाएगा, एंड यहाँ सीड्स की ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ हमें सीड्स जर्मिनेशन देखने को मिल रहा है, तो टेम्परेचर रिलेटेड हो गया। फिर आ गई ऑक्सीजन की बारी की भाई हमें कंफर्म करना है कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है इन प्लांट्स को, इन सीड्स को ग्रो कराने के लिए। तो दोनों सीड्स में हमने क्या किया, एक बीकर ए, बीकर बी, इसमें भी सीड डाल दिए, इसमें भी सीड डाल दिए, ठीक है। अब हमने इसको ऊपर से बंद कर दिया ताकि और ऑक्सीजन ना जाए, बट दिक्कत यह है कि इसके अंदर जो बची हुई ऑक्सीजन थी उसका क्या करे भाई? अभी ऑक्सीजन है ना इसके अंदर, तो बेटा बची हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करा दे हम किसी से तो बहुत मजा आ जाएगा। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं अल्कालाइन पायरोगैलिक एसिड, जो बची हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, O2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो O2 इसमें एब्जॉर्ब हो गई। अब बिना ऑक्सीजन O2 एब्जॉर्ब हो गई तो ये सीड्स ग्रो कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ प्लेन वाटर डाला है हमने, प्लेन वाटर, एंड यहाँ पर सिर्फ आपके सीड्स है, तो क्या अच्छे से ग्रो करेंगे? सीड्स बिल्कुल करेंगे। ऑक्सीजन जो थोड़ी बहुत थी और थोड़ा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी मिल गया तो आपको जर्मिनेशन यहाँ होती हुई दिख जाती है। पानी भी डालना है आपको सीड्स के अंदर, क्योंकि पानी भी नहीं देंगे और ऑक्सीजन भी नहीं होगी तो फिर मतलब लिमिटेड ऑक्सीजन होगी तो कैसे ग्रो करेंगे? ऊपर से बंद कर रखा है ना हमने, तो यहाँ पर लिमिटेड ऑक्सीजन एक्सपेरिमेंट सेटअप है तो हमने पानी भी डाल दिया भाई। आगे देखो 3 बीन सीड एक्सपेरिमेंट, ये भी ना पानी का कंफर्मेशन करता है। आपने 3 सीड्स एक स्लाइड पर अटैच कर दिए, ये पूरा पानी के अंदर है, ये बिल्कुल पानी के बाहर है, तो बेटा आप देखोगे जो कि सीड पार्शियली पानी के अंदर है वो अच्छे से ग्रोथ दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसको दोनों चीजें मिलेंगी, ऑक्सीजन भी मिलेगा और पानी भी मिलेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई, सीड बिल्कुल डूबा हुआ है पानी के अंदर। यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी की कमी हो गई, पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है। तो उसको इससे ये प्रूफ होता है दैट इट रिक्वायर्स बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर। तो अगर दोनों को एक साथ आपको टेस्ट करना है ना, ये वाला एक्सपेरिमेंट करके आना, वो क्वेश्चन में आएगा डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट इन विच यू कैन शो दैट सीड रिक्वायर्स बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर, दिस इज द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर आ रहे हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, आई विल बी क्विक अबाउट इट, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें रेस्पिरेशन की बात करनी है मेरे बच्चों। किसकी बात करनी है? सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन की बात करनी है, ठीक है। देखो अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ऑल लिविंग सेल्स एज वेल एज दोज इन एनिमल्स रिक्वायर एनर्जी। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है पहले तो ये समझ लो। रेस्पिरेशन का मतलब है ग्लूकोज से एनर्जी बनाना। हम भी रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। अभी तक तुम्हें रेस्पिरेशन ब्रीदिंग लग रहा है तो बिल्कुल गलत लग रहा है। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, जबकि रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि जो हमने ब्रीदिंग करी उससे तो हमने गैसेस को अंदर पहुंचा दिया और बाहर छोड़ दिया। कौन सी गैस हमने ली? मेनली ऑक्सीजन को अंदर ले लिया, CO2 को बाहर छोड़ दिया। तो ये CO2 कैसे बन गई? हमारी बॉडी के अंदर बनाई गई रेस्पिरेशन प्रोसेस का रिजल्ट है CO2। देखो हुआ क्या, खाना खाया, सारा ग्लूकोज सेल्स के पास पड़ा हुआ है, उन्होंने ग्लूकोज स्टोर किया हुआ है। आपने सांस ली, ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन सारे सेल्स तक गई।
ग्लूकोज सबसे पहले टूट गया था पायरुविक एसिड के अंदर, ठीक है। एक उसने ग्लूकोज ने अपने 2 टुकड़े कर लिए, ठीक है। अब वो जो 2 टुकड़े हैं उससे हमें एनर्जी बनानी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन आपकी सारे सेल तक गई, ग्लूकोज ने अपने जो 2 हिस्से बनाए हुए थे उसके साथ वो ऑक्सीजन जुड़ी और बहुत सारी एनर्जी बन गई। ऐसी रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत थी। फिर एक दूसरा टाइप होता है रेस्पिरेशन का जिस विच इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन की ही हो जाती है, ठीक है। इसमें प्रोसेस तो सेम है, ग्लूकोज ही टूट रहा है, एनर्जी ही बना रहा है, बट बिना ऑक्सीजन के ये हो रहा है। बहुत डिफरेंसेस होते हैं, मेन डिफरेंस यही है एरोबिक और एनारोबिक में, दैट एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन और एनारोबिक रेस्पिरेशन happens in the absence of oxygen. If this is clear to you, now plants के अंदर mainly क्या हो रहा है, देखो अगर true false में आ गया कि plants के अंदर सिर्फ aerobic respiration होती है, anaerobic कतई हो ही नहीं सकती, that is wrong statement. plants के अंदर aerobic भी होती है और anaerobic भी होती है। अब दोनों रिएक्शन में सेम रिजल्ट तो नहीं बनेगा, एक तो इनमें से ऐसी रेस्पिरेशन होगी जो ज्यादातर होती रहेगी, वो कौन सी है, एरोबिक ज्यादातर होती है, एनारोबिक कभी कभी हो सकती है प्लांट्स के अंदर। समझ आया? प्लांट्स भी हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं, रात के टाइम पर प्लांट्स रेस्पिरेशन ज्यादा करते हैं, दिन के टाइम पर फोटोसिंथेसिस में बिजी रहते हैं। भाई दिन में उनको खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए उनको उल्टी रिएक्शन करनी पड़ती है। उल्टी कैसे हुई है रिएक्शन अभी बताती हूँ। All living cells in a plant, well those in animals, require energy for various activities. For example, हमें क्यों चाहिए एनर्जी? हमें चाहिए ताकि हमारा सेल डिवाइड कर सके, नए प्रोटीन्स बना सके, ग्लूकोज से स्टार्च बना सके। प्लांट्स को चाहिए ताकि मिनरल्स एब्जॉर्ब कर सके, सेल वॉल बना सके। भाई सेल डिवीजन के लिए एनर्जी चाहिए और सेल डिवीजन तो प्लांट का मेन काम रहा है, तो एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो दिस एनर्जी इज मेड अवेलेबल बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो हमने क्या किया, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है कि नहीं? नहीं है तो याद कर लो, ये तो बहुत ही बेसिक बात है। C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। इसमें हमने जोड़ा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को जोड़ने के बाद हमें मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। फोटोसिंथेसिस इसी की उल्टी रिएक्शन है, तो दिन में ये अपोजिट रिएक्शन कर रहे होते हैं, दिन में प्लांट्स अपोजिट रिएक्शन कर रहे होते हैं। सनलाइट लेते हैं, वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उससे बना देते हैं ग्लूकोज। दिन में ग्लूकोज स्टोर करते हैं, रात में फिर उसी ग्लूकोज को तोड़कर अपोजिट रिएक्शन करते हैं। Next, now what is happening here? सिंपल सी रिएक्शन दिखा रहे हैं बेटा, ये एनर्जी है, ये CO2 है, ये वाटर है, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पर, बेसिकली ये रिपीटेड साइकिल दिखाई हुई है इन्होंने कि यहाँ पे मेरे को कलर चेंज करना, हाँ जी, एनर्जी से हीट निकली, ये एनर्जी का यूज किया, एनर्जी स्टोर्ड हुई इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड इन द फॉर्म ऑफ ADP। ये ना मैं आपको अभी आगे समझाऊंगी ATP और ADP क्या होता है। ATP और ADP क्या होता है? ATP एक एनर्जी करेंसी है बेसिकली, ठीक है। एनर्जी जो यहाँ पर लिखी हुई थी ना इस रिएक्शन के अंदर, ये जो एनर्जी लिखी हुई थी यही बात की हुई है बेटा। व्हाट इज एनर्जी? बेसिकली एनर्जी ATP की फॉर्म में होती है। ATP की फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, इसका स्ट्रक्चर तुम सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे। इसके साथ 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, क्योंकि फुल फॉर्म में ही लिखा है ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मतलब 3, P मतलब फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। एनर्जी कहाँ है? इसको बोलते भाई ये एनर्जी का मॉलिक्यूल है, इसमें एनर्जी इसके बॉन्ड्स में छुपी हुई है, ठीक है। तो ये 3 फॉस्फेट वाला है। अब ये 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल वाला चाहता है कि एनर्जी रिलीज हो। मेरे को ऐसे बॉल फेंकनी है, मुझे एनर्जी चाहिए, तो मेरे सारे सेल्स को एनर्जी चाहिए ना, तो ATP क्या करेगा, एनर्जी देने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ देगा और फिर मेरे अंदर एनर्जी आएगी और मैं बहुत अच्छे से काम कर पाऊंगी। अब ये ATP था पहले, ये फॉस्फेट निकलने के बाद इसके पास 2 ही फॉस्फेट रह गए, तो ये बन जाएगा ADP, D मतलब डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पर जो चार्ट बना हुआ है ना पीछे की तरफ, ये यही है बेटा। यहाँ पर फॉस्फेट आया तो ATP बन गया, और फॉस्फेट यहाँ से बाहर निकल गया तो ये ADP बन गया। ADP को एनर्जी मिल गई तो वो फिर से ATP बन गया। तो ये चलता रहता है, यहाँ से ATP से एनर्जी निकल गई तो ADP बन गया, एनर्जी जुड़ गई तो ATP बन गया, फॉस्फेट जुड़ गया, फॉस्फेट हट गया, यही हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। इसको पढ़ लेना, दिस इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। नाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर परफॉर्मिंग 2 टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जिसको हम बोलते हैं एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें रेस्पिरेशन रिएक्शन को कैटेगराइज करना है कि भाई ये किस तरीके की केमिकल रिएक्शन है। एनाबॉलिक का मतलब होता है आना, किसको बुला रहे हैं? एनर्जी को बुला रहे हैं। तो जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी का इस्तेमाल हो, इट कंज्यूम्स एनर्जी, दैट इज एनाबॉलिक। एंड कैटाबॉलिक
कैटा मतलब यहाँ पर कट जा, क्या कट रहा है, एनर्जी कट रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है। इट गिव्स आउट एनर्जी फॉर द यूज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसको हम डिस्ट्रक्टिव और ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस भी बोलते हैं, और एनाबॉलिक को हम कंस्ट्रक्टिव और बायोसिंथेटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, अब रेस्पिरेशन से एनर्जी निकल रही है ना बहुत ज्यादा, तो इट विल बी अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। 1 नंबर का क्वेश्चन। रेस्पिरेशन इज ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस बाय विच लिविंग सेल्स ऑक्सीडाइजेस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑक्सीडाइजेस मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है, एनर्जी निकलता है। क्योंकि एनर्जी निकलता है तो ये क्या है, एक तरीके की कैटाबॉलिक रिएक्शन है। नाउ 2 मार्क क्वेश्चन या 3 मार्क क्वेश्चन, क्या जरा डिफरेंसेस तो बता दो, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग अलग अलग है या सेम सेम है? भाई अलग अलग है। ब्रीदिंग का मतलब तो सिंपल है, दैट इट अकर्स इन अ सिंगल स्टेप, और ये नॉन सेल्यूलर प्रोसेस है। क्या ब्रीदिंग सेल के अंदर हो रही है? नहीं, हम तो सेल तक रिजल्ट पहुंचाएंगे, ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे। ये तो एक एक्शन है, ये एक्शन है ना बेसिकली, सेल ने तो नहीं किया। रेस्पिरेशन रिएक्शन हर एक सेल के अंदर हो रही है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक सेल्यूलर प्रोसेस है। इसके लिए एंजाइम चाहिए काम करने के लिए, तो ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर पर होगी, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके लिए हमें कोई ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं, सॉरी ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर बर्निंग और ओके इट इज टॉकिंग अबाउट बर्निंग बेटा, आई थॉट इट इज टॉकिंग अबाउट ब्रीदिंग। नहीं, बर्निंग की बात हो रही है, माय मिस्टेक, आई विल करेक्ट इट। बर्निंग और कंबशन क्या होता है? बर्निंग मतलब किसी चीज को जला देना, तो बर्निंग इज नॉन सेल्यूलर प्रोसेस, सेल के अंदर थोड़ी हो रहा है। रेस्पिरेशन ये तो और भी आसान डिफरेंस है बेसिकली। बर्निंग इज अ फिजिकल एक्टिविटी, इट इज नॉट हैपनिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, इट इज अ नॉन सेल्यूलर प्रोसेस। बर्निंग के लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, ब्रीदिंग के लिए ब्रीदिंग नहीं, रेस्पिरेशन हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पर होती है। फिर है रेस्पिरेशन हर एक सीरीज में हो रही है। भाई पहले ग्लूकोज को तोड़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, फिर हमने पाइरुवेट को तोड़ना है, ग्लूकोज के 2 बच्चे है ना, ग्लूकोज के 2 हिस्से पाइरुवेट, फिर उसको आगे तोड़ना है हमें CO2 वाटर एनर्जी में। तो एक स्टेप वाइज रिएक्शन। बर्निंग में कोई रिएक्शन हो रही है क्या? सिंगल स्टेप में हो जाती है। उसके बाद है ये एंजाइम्स करा रहे हैं, ये हीट करा रही है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, केमिस्ट्री भी है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही है। बेटा फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, ये फिजिक्स का है, मतलब बेसिकली ये कोई ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं हो रहा है। देन एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलीज होती है ATP की फॉर्म में, और बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। एनर्जी इसमें भी निकल रही है, बट हीट और लाइट की फॉर्म में, ATP की फॉर्म में नहीं हो रही है। देन नो लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड हियर, यहाँ पर लाइट एनर्जी भी बन रही है। 2-3 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है। अच्छा, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में भी डिफरेंसेस याद कर लेना। अब पूरा एंटायर प्लांट रिस्पायर करता है, बेसिकली 3 पार्ट करते हैं, लीफ, स्टेम और रूट, क्योंकि इन तीनों के पास ऐसे एरियाज हैं जहां पे चीजें अंदर बाहर आ सकती हैं। लीफ के पास क्या है, बेसिकली स्टोमेटा है। स्टेम के पास क्या है, लेंटिसल्स। रूट के पास क्या है, बहुत बड़ा जनरल सरफेस एरिया बिकॉज ऑफ रूट हेयर। रूट के पास रूट हेयर था पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो जनरल सरफेस एरिया इसके पास है। ये आपकी लीफ है, लीफ के बाहर ऐसे स्टोमेटा पड़े हुए होते हैं, यहां से गैसेस अंदर बाहर जाएंगी। लीफ की बात हो गई। स्टेम के ऊपर भी ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं। बेटा यहाँ से भी गैसेस और पानी अंदर बाहर जा सकते हैं। फिर रूट हेयर, व्हाट इज रूट हेयर? ऐसे जो रूट्स होती है ना, उनकी बहुत पतली पतली रूट हेयर निकल रहे होते हैं। ये रूट हेयर सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, और प्लांट्स के अंदर कौन सी रेस्पिरेशन हो रहा है। देखो सबसे पहले ना एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ग्लूकोज C6H12O6 से बना है। कार्बन को देखो कितने कार्बन है, 6 कार्बन। सबसे पहले ग्लूकोज अपने 6 कार्बन को 2 हिस्सों में तोड़ देता है, C3H4O3। यहाँ पर 6 थे, यहाँ पर 3 है, तो दूसरा 3 कहाँ गया बेटा, 2 हिस्से हो गए ना, C3H4O3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पाइरुविक एसिड या फिर पाइरुवेट। अब ये रिएक्शन बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर हो रही है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन है, स्टेप सेम रहेगा। ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। साइटोप्लाज्म है ना हमारे पास भी और प्लांट सेल के पास भी, ठीक है। और इसका नाम क्या है रिएक्शन का, ग्लाइकोलाइसिस। तो अब कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब बताओ। ग्लाइको मतलब रिलेटेड टू ग्लूकोज, लाइसिस मतलब बायो में हर जगह होता है ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन।
कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लाइकोलाइसिस के बाद बेटा यहाँ पर हो रही है क्रेब्स साइकिल। ये एक लॉन्ग साइकिल है, आप इसको सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट ये रिएक्शन हो रही है जब पायरुविक एसिड को क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और तभी होती है जब बहुत सारी ऑक्सीजन मिले। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में ये रिएक्शन नहीं होती, जब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिले तब ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो अच्छी खासी ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शन हुई, रिएक्शन का नाम था क्रेब्स साइकिल। रिजल्ट बना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 एटीपी, 36 एटीपी। और बेटा यहाँ जो पायरुविक एसिड और पायरुवेट बना था, यहाँ पर 2 एटीपी भी बने थे, यहाँ पर भी थोड़ी सी एनर्जी बन गई थी, ज्यादा नहीं बनी थी, थोड़ी सी बनी थी। अब क्वेश्चन आएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में पूरी कितनी एनर्जी बनती है, कितने एटीपी बनते हैं, तो 36 + 2 टोटल निकले 38 एटीपी, टोटल निकले 38 एटीपी। बट अगर सिर्फ उसने बोला ग्लाइकोलाइसिस के बाद कितने निकले थे भाई, ये बताओ, 2 निकले थे। क्रेब्स साइकिल में कितने निकले थे, 36 निकले थे। पूरे पूछे उसने तो 38 निकले थे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि कौन से स्टेप के बाद कितने एटीपी बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है याद करना। एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, अब इसमें ना 2 केसेस हैं, इसके अंदर 2 केसेस हैं रेस्पिरेशन। क्या 2 केसेस है, देखो पहला स्टेप तो सेम है, ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज टूटा, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, साइटोप्लाज्म के अंदर ही हुआ और आपके बन गए 2 पायरुवेट, ठीक है। बट व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज दिस, पायरुवेट, ठीक है। अब आगे डिफरेंसेस आ जाएंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगी, आगे वाली रिएक्शन भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होने वाली है। माइटोकॉन्ड्रिया था ना एरोबिक में, ये साइटोप्लाज्म में ही होगा क्योंकि इट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है ये। यहां पर बिल्कुल ही ऑक्सीजन की कमी है, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं आया पायरुवेट के पास, तो व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म अ स्पेशल केमिकल नेम्ड एज इथेनॉल। क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, इथेनॉल। इट इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट इज अल्कोहल, बियर, वाइन, विस्की, ये सारे अल्कोहल ही होते हैं। तो बेटा विस्की बनाने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं, अल्कोहल बनाने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। यहां भी CO2 निकलेगा थोड़ा सा और 2 ATP निकलेंगे, 2 ATP, कितने ATP निकलेंगे, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू द बोर्ड, 2 ATP निकलेंगे बेटा इसमें। 2 ATP मॉलिक्यूल्स विल बी प्रोड्यूस्ड, 2 ATP मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल बना है, ये रिएक्शन एनारोबिक रेस्पिरेशन है, प्लांट्स के अंदर होती है ये। अगर प्लांट्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो ये रिएक्शन लिख के आना, ठीक है। बट इट इज मोस्टली हैपनिंग इन ईस्ट, मोस्टली इट इज हैपनिंग इन ईस्ट, एक तरीके की फंगस है। तो ईस्ट बेसिकली फर्मेंटेशन करती है। हम क्या करते हैं, जब से हमें पता चला ये ईस्ट जो है अल्कोहल बना देगी, तो हम बहुत सारा ग्रेप्स लेते हैं, ग्रेप्स के अंदर ग्लूकोज होगा, उसके अंदर हम ईस्ट मिला देते हैं और उसको हम ऐसे बर्तन में बंद कर देते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो। फिर सबसे पहले वो पायरुवेट में टूटेगा, पायरुवेट से अल्कोहल बनेगा, CO2 बनेगा, ATP बनेगा और साइटोप्लाज्म के ही अंदर ये रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीजन हमें ऐड नहीं करानी है। फिर एक और है बेटा एनारोबिक का ही दूसरा पार्ट है, बेसिकली ये इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में हो रही है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी के अंदर ये रिएक्शन हो रही है। तो एरोबिक तो हम इसको नहीं बोल सकते, इसको भी हम एनारोबिक बुला देते हैं। और डिस्क्राइब करें इस एनारोबिक रिएक्शन को तो हम बोलते हैं दैट इट अकर्स इट इज अ केस ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। होता क्या है इसके अंदर, पहला स्टेप सब में सेम है, तीनों रिएक्शन में पहला सेम है, ग्लूकोज चेंजेस टू पायरुवेट, ठीक है। अब ये पायरुवेट इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, ये हमारे अंदर भी होती है, ये रिएक्शन हमारे अंदर होती है, ठीक है। ये कहाँ होगी, हमारे मसल सेल्स के अंदर हो रही है, ये हमारे मसल सेल्स के अंदर हो रही है। कब हो रही है, जब हमने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, बहुत ज्यादा हम भाग लिए, तो हम बहुत तेज से सांस तो लेते हैं, वो किस लिए लेते हैं, ताकि ये रिएक्शन हो सके और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हम इस रिएक्शन में पहुंचा सके। बट फिर भी अगर हमारे सेल्स तक इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई तेज तेज सांस लेने के बाद भी, तो ये पायरुवेट बनाता है लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड भी कहाँ बन रहा है, साइटोप्लाज्म में। अगर पूरी ऑक्सीजन होती तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होती और यहाँ पर हमारा
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बनता। बट इसके अंदर एक अलग से प्रोडक्ट बना है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड मसल सेल्स में क्रैम्प्स कॉज करता है, पेन कॉज करता है। तो अभी हम बहुत ज्यादा भाग लेते हैं तो हमारे पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है बेटा। अब बेटा स्टार्ट करें हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स। पहले एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन जर्मिनेटिंग सीड्स। तो CO2 का कंफर्मेशन देना है कि CO2 प्रोड्यूस हुआ। आपको दो फ्लास्क दिख रहे हैं, एक में आपने बीन्स लिए जो पानी में भीगे हुए हैं और दूसरे आपने लिए बॉइल्ड बीन्स। बॉइल्ड बीन्स मतलब डेड बीन्स। एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, कुछ हम चीजों का इस्तेमाल करेंगे, NaOH और KOH। NaOH और KOH का काम है एब्जॉर्ब करना, ठीक है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। NaOH and KOH absorbs the oxygen, ठीक है, just telling you. KOH is also known as caustic potash, and there is also this thing known as alkaline pyrogalic acid. ये अभी हम आगे यूज करेंगे, रुकना। Now listen to this. तो हुआ क्या, यहाँ पर soaked beans है, यहाँ पर boiled beans है। So what did we do? Wet cotton wool. We have to confirm कि CO2 रिलीज हुआ होगा। तो ये सीड्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, इन्होंने ऑक्सीजन इनको जितनी मिली इसने यूज कर ली, पानी इनके पास था एंड ग्लूकोज इनके पास होगा, इन्होंने ग्लूकोज को ब्रेक किया, बची कुची ऑक्सीजन को यूज किया और रिजल्ट में प्रोड्यूस कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड। जो CO2 यहाँ पर बना वो CO2 हम कैसे, इसको कॉर्क को खोल देंगे, फिर हम इसको ऐसे पास कराएंगे, CO2 गैस एंटर करेगी लाइम वाटर के अंदर। आप देखोगे कि फ्लास्क A तो दिखा रही है कंफर्मेशन लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, बट B वाली कंडीशन में ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बॉइल्ड बीन्स थे, डेड बीन्स थे। डेड बीन्स क्या ही रेस्पिरेशन करेंगे, तो यहाँ पर बेटा CO2 प्रोड्यूस नहीं हुई और लाइम वाटर मिल्की नहीं होगा। नाउ वन मोर एक्सपेरिमेंट फॉर द सेम। यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया, 4 बीकर्स या फ्लास्क ले लिए ABCD। ए वाले का कनेक्शन देखो, ए वाले में हमने डाला है KOH सॉल्यूशन, डिसॉल्व्स एनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर। ये किसको एब्जॉर्ब कर लेता है बेटा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ओके, दीज आर CO2 एब्जॉर्बर्स, रिमेंबर। तो इसने क्या किया, यहाँ पर CO2 को एब्जॉर्ब करने का इसका काम है। यहाँ से एयर हमने पास कराई, जो एयर पास कराई बेटा वो इसके अंदर गई, CO2 एब्जॉर्ब हो गई यहाँ पर KOH के अंदर। यहाँ से जो अब एयर आगे की तरफ जा रही है उसके अंदर CO2 नहीं है। अब आप कंफर्म कैसे कर सकते हो उसको, यहाँ पर लाइम वाटर डाला हुआ है, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड KOH से एब्जॉर्ब नहीं हुई। तो भाई यहाँ पर आप चाहते हो कि ऐसी एयर पहुंचे जो CO2 फ्री है, ठीक है, ऑक्सीजन फ्री है, सॉरी CO2 फ्री है, ऑक्सीजन उसके अंदर है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने एक सेटअप लगाया, सेटअप लगाने के बाद आपने KOH डाल दिया कि भाई ये एब्जॉर्ब कर लेगा सारी CO2 को। कैसे कंफर्म करें CO2 एब्जॉर्ब हो गई, दूसरे सेटअप के अंदर लाइम वाटर डाल दो ना। लाइम वाटर अगर मिल्की होता है यानी कि KOH ने ठीक से काम नहीं किया, बट यहाँ पर वो मिल्की नहीं होगा क्योंकि KOH ने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। नाउ द एयर इज CO2 फ्री। अब यहाँ आगे जो एयर जा रही है, द पाइप्स आर कनेक्टेड, सी यहाँ से आ रहा है, यहाँ से एयर जा रही है। अब यहाँ पर CO2 फ्री एयर आगे गई, यहाँ पर आगे गई, सीड्स को यहाँ पर ऑक्सीजन मिल गया, CO2 नहीं मिला ना, ऑक्सीजन मिल गया। ये सीड्स जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। जर्मिनेशन के बाद इन्होंने रेस्पिरेशन किया होगा, जर्मिनेटिंग सीड्स है बेसिकली, इन्होंने रेस्पिरेशन किया होगा, ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया होगा, CO2 बनाया होगा। CO2 गैस यहाँ से निकलेगी, हम कैसे मान लें कि भाई रेस्पिरेशन हुआ है, इन्होंने ऑक्सीजन को यूज किया और CO2 बाहर निकले। बेटा यहाँ पर जो लाइम वाटर है ना वो मिल्की हो जाएगा, सो दैट कंफर्म्स कि इसमें CO2 का इस्तेमाल हुआ था। तो दिस एक्सपेरिमेंट कंफर्म्स द होल रेस्पिरेशन प्रोसेस दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये पूरा आपको यहाँ पर क्लियर हो जाता है। देन नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट सेम ही है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, बेल जार के अंदर एक प्लांट रखा हुआ है, यहाँ पर हमने फिर से एक सेटअप लगाया, सोडा लाइम डाला है, सोडा लाइम NaOH, ठीक है। सोडा लाइम ने क्या किया, CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, ये जा रही है आगे एयर, CO2 एब्जॉर्ब हो गई है। ये एयर अब लाइम वाटर से हमने टेस्ट करी कि भाई साफ है, क्योंकि लाइम वाटर मिल्की हो जाता अगर CO2 होती तो, बट CO2 एब्जॉर्ब हो गया। अब ये एयर वहां से वापस जा रही है, कैसी है, CO2 फ्री एयर है, ये एयर नीचे गई, ऑक्सीजन होगी इसके अंदर, उसके बाद ऑक्सीजन का इस्तेमाल इस प्लांट ने किया होगा, बट इसने CO2 बनाया होगा, वो CO2 यहाँ से गई, लाइम वाटर मिल्की हुआ। इट कंफर्म्स दैट
द लाइम वाटर हैज टर्न्ड मिल्की, इट कंफर्म्स कि यहाँ पर CO2 प्रोड्यूस हुई थी। बेटा यहाँ पर ये जो पंप लगा है ना, एयर सक्शन पंप, अब सब सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ से भी तो CO2 जा सकती है, इस तरफ भी तो जा सकती है। नहीं बेटा, हमने कुछ इस तरीके से सेटअप किया दैट ये वाला रास्ता बंद हो जाएगा और यहाँ पर जो एयर सक्शन पंप लगा हुआ है वो इसमें जितनी भी एयर बनती जा रही है उसको खींच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ अगेन दिस इज फॉर द टेम्परेचर, हमें कंफर्म करना है कि भाई टेम्परेचर, सही टेम्परेचर पे ही काम करती हैं चीजें। सो बेसिकली, और नहीं, इससे हमें टेम्परेचर वाली चीज तो है, यहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि आफ्टर रेस्पिरेशन हीट इज रिलीज्ड। ये क्या कंफर्म करता है कि रेस्पिरेशन के बाद हीट रिलीज हो रही है। ये कैसे पता चलेगा? देखो, हमने दो जगह पे सीड्स को भर दिया, 100 सीड्स इसके अंदर है, 100 सीड्स इसके अंदर है, और दोनों को आगे हमने बंद कर दिया वेट कॉटन वूल से, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब दीज आर डेड सीड्स विद एंटीसेप्टिक, वो है जर्मिनेटिंग सीड्स, दोनों में थर्मोमीटर भी लगाया हुआ है। क्योंकि ये जर्मिनेटिंग सीड्स है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन पूरी की पूरी करेंगे, CO2 के साथ साथ एनर्जी और हीट भी रिलीज करेंगे, है ना। हीट, एरोबिक रेस्पिरेशन में हीट भी रिलीज हो रही है, एनर्जी विल गिव अस हीट आल्सो, तो यहाँ पर हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होगी एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद, टेम्परेचर बढ़ेगा, कंफर्म हो गया, थर्मोमीटर में टेम्परेचर आ जाएगा। ये डेड सीड्स है। डेड सीड हमें एक ना कंट्रोल सेटअप भी करना पड़ता है कंफर्म करने के लिए। भाई हम कैसे मान लें कि ये रिएक्शन का जो रिजल्ट है वो हमारे एम से मैच कर रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर डेड सीड्स रखे, इन्होंने यहाँ पर रेस्पिरेशन नहीं किया होगा, तो हीट नहीं प्रोड्यूस हुई और लेवल थर्मोमीटर का राइज नहीं हुआ। देन वन मोर, यहाँ पर बेसिकली हमने एक सेटअप लिखा, दिस इज बीकर, इसके अंदर मरकरी है और आपने एक इन्वर्टेड फनल डाल दी और सीड्स डाल दिए। ठीक है, अब CO2 बेसिकली मरकरी के लेवल को यहाँ से हटा देगा। अगेन इट इज टू कंफर्म कि CO2 प्रोड्यूस हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। ये सारे एक्सपेरिमेंट CO2 को ही प्रूव कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन के बाद CO2 रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो मरकरी से भरा हुआ है पूरा का पूरा सेटअप। अभी 2-3 दिन बाद इन सीड्स ने एरोबिक रेस्पिरेशन करी, CO2 प्रोड्यूस किया, वो CO2 गैस ने जगह ली और मरकरी को नीचे ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया। मरकरी का थोड़ा सा लेवल आपको ऊपर आता हुआ दिखेगा, वैसे इतना ज्यादा मरकरी का लेवल शिफ्ट नहीं होता, बट यहाँ पर जो आपको खाली जगह दिखी है वो कंफर्म करती है कि CO2 प्रोड्यूस हुआ। सो हम मरकरी का भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, नाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड कंपेयर्ड विद द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। प्लांट्स के अंदर कोई गैसियस ट्रांसपोर्ट नहीं है, एनिमल्स के अंदर बेसिकली है ब्रीदिंग। ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। यहाँ प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेटरी गैसेस सिंपली डिफ्यूज करे सेल टू सेल। हमारे अंदर पूरा रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम है। ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स एंड टेकिंग CO2 बैक, बट इन प्लांट्स every cell is taking the gas and removing the gas with the help of diffusion process. Then one of the end products of anaerobic respiration in plants is ethanol and ethyl alcohol, whereas in animals it is lactic acid. हमारे अंदर anaerobic वाली रिएक्शन कौन सी हो रही है? जिसमें insufficient ऑक्सीजन है और लैक्टिक एसिड बन रहा है। प्लांट्स के अंदर अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, यानी कि कंप्लीट ऑक्सीजन की एब्सेंस, और उसमें इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल बन रहा है। इथेनॉल का ही दूसरा नाम है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, प्लांट्स के अंदर कम हीट बनती है एज कंपेयर टू एनिमल्स। अबे बेटा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग टू केमिकल रिएक्शंस आर सपोज्ड टू इंडिकेट अ सर्टेन प्रोसेस अकरिंग इन ग्रीन प्लांट्स अंडर 2 डिफरेंट कंडीशंस। यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ईच रिएक्शन। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी यहाँ पर ग्लूकोज है, ऑक्सीजन मिला, रिजल्ट क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड 38 ATP, साथ में क्या बनेगा यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड, ATP is produced and what rest will be produced here? पूरा ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन हो रहा है ना, वाटर। नेक्स्ट, in this case see only 2 ATP molecules are written और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, 2 ATP बन रहे हैं, कम ATP बन रहा है, इथेनॉल विल बी फॉर्म्ड, यानी कि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली कंडीशन है। यहाँ ऑक्सीजन थी, यहाँ ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है ना, fill in the blanks. Now name the process represented by 2 chemical reactions. First one is aerobic respiration, second one will be anaerobic respiration. fill in the blanks भी आएंगे, ऐसे केमिकल स्टेप वाले क्वेश्चन भी आएंगे। What are the conditions under 2 reactions are occurring? In A, oxygen is present, in B, oxygen is absent. These are the 2 conditions. ठीक है,
Now the following diagram refers to an apparatus to demonstrate a physiological process. What is the purpose of keeping potassium hydroxide solution in the test tube X and Y? Where is the test tube? This is the test tube. अब आपने टेस्ट ट्यूब X और Y के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला है, इसका क्या फायदा होगा? सी, यहाँ पर पहले सेटअप को समझो. यहाँ पर कलर्ड वाटर बेसिकली हमने डाला हुआ है. दीज आर जर्मिनेटिंग सीड पीस सपोर्टेड ऑन वायर मेश. हमने एक जाली ली, ठीक है, उसको बीच में डाला हुआ है और उसके ऊपर जर्मिनेटिंग सीड्स हैं और नीचे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पर बॉइल्ड पीस हैं और उसको भी हमने एक जाली वाले सपोर्ट से यहाँ पर रखा हुआ है. नीचे हमने डाला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. सो you see that color has raised in tube 1. ये जो नीचे कलर्ड वाटर था वो इसमें राइज कर गया और यहाँ पर राइज नहीं कर रहा है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? बेटा देखो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने यहाँ पर गैसेस को एब्जॉर्ब कर लिया, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है. सो वी विल सी कि यहाँ पर ऑक्सीजन क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर ली तो इसको अब रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन ये डिजॉल्व्ड वाटर से लेने की कोशिश करेगी और डिजॉल्व्ड वाटर का लेवल बढ़ जाएगा एयर प्रेशर, क्योंकि ये अब एयर को, यहाँ पर एयर ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पर डिजॉल्व्ड गैसेस प्रेजेंट है, यहाँ पर एयर प्रेशर कम है, यहाँ एयर प्रेशर ज्यादा हो गया. बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर यू विल सी द राइज इन वाटर, वेयर एज इन दिस केस देयर विल बी नो राइज, क्योंकि ये बॉइल्ड सीड्स है, ये ऑक्सीजन की डिमांड नहीं करेंगे. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने यहाँ पर सारी एयर के ऑक्सीजन को कैप्चर कर लिया है एंड इनकी डिमांड आपको यहाँ पर, क्योंकि डेड सीड्स है ना, क्या ही रेस्पिरेशन करेंगे, तो हेयर यू विल नॉट सी द राइज इन ट्यूब. नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग बॉइल्ड पीस सॉक्ड इन अ डिसइंफेक्टेंट? हमने बॉइल्ड सीड्स को यहाँ पर क्यों रखा? ये डेड सीड्स है, हमारी रिएक्शन सही हो रही है या नहीं हो रही है, हमारा पर्पस पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए हमेशा एक कंट्रोल सेटअप रखते हैं. सीड्स को बॉइल भी इसलिए किया ताकि वो डेड हो सके और डिसइंफेक्टेंट इसलिए डालते हैं क्योंकि ये रिएक्शन होने में टाइम लगता है, कहीं हमारे बॉइल्ड जो बीन्स है वो खराब ना हो जाए, बैक्टीरिया और फंगस का उसके ऊपर इन्फेक्शन ना हो जाए. डन. आगे देखो, नेम द बायोलॉजिकल प्रोसेस विच कॉज द अबव राइज. व्हाट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस हियर? एरोबिक रेस्पिरेशन. व्हाट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस? एरोबिक रेस्पिरेशन. डन. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट इज डिफाइन द बायोलॉजिकल प्रोसेस. यू हैव टू एक्सप्लेन एरोबिक रेस्पिरेशन. ऐसी क्वेश्चंस आएंगे सिंपल सिंपल, बस वो तुम्हें डराने के लिए स्टेप्स डाल दिए जाएंगे. सो एरोबिक रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन इन व्हिच ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. नाउ मेंशन इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स यील्ड लैक्टिक एसिड. प्लांट्स में कब से लैक्टिक एसिड बन गया? ये तो मसल का केस है, हमारे अंदर क्योंकि क्रैम्प्स हो रहे थे, तो दिस स्टेटमेंट इज false. Next, कार्बन डाइऑक्साइड readily dissolves in lime water. कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है लाइम वाटर के अंदर, तभी CaCO3 बन जाता है. CO2 plus CaOH का whole twice. What does it form? It forms CaCO3. Yes, it is true. Then all leaves of a green plant normally respire anaerobically at night. हमारा जो सारे के सारे ग्रीन प्लांट हैं वो रिस्पायर करते हैं एनारोबिकली एट नाइट. नहीं बेटा, एरोबिकली ही करते हैं. एरोबिकली दिन में तो बिजी होते हैं फोटोसिंथेसिस करने में जब वो CO2 ले रहे होंगे, बट रात को प्लांट्स आर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. सो दे आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. इसलिए बोला जाता है कि प्लांट्स के पास रात को नहीं जाना चाहिए, पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए. नॉट बिकॉज उसमें उसके ऊपर भूत होते हैं, बिकॉज दे आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू फाइंड द नेम ऑफ द प्लांट्स जो रात को भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. मोनोकॉट एल्ब्यूमिनस सीड्स. मोनोकॉट है और उनके अंदर एल्ब्यूमिनस यानी कि एंडोस्पर्मिक. तो इसका एक एग्जांपल तो मेज हो गया, बाकी एग्जांपल आप लिख सकते हो. मेज इज एन एग्जांपल ऑफ सेरल्स ओनली, तो सेरल्स और मिलेट्स को जनरली याद कर लो. डाइकॉट एल्ब्यूमिनस सीड्स. एल्ब्यूमिनस है, एंडोस्पर्म है, बट डाइकॉट होना चाहिए. पॉपी और कस्टर्ड एप्पल. फिर उसके बाद मोनोकॉट बट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, वेलिस्नेरिया और ऑर्किड्स और एमोर्फोफिलिस. उसके बाद दूसरा डाइकॉट है बट नॉन एंडोस्पर्मिक है, एग्जांपल्स आर पी और ग्राम. देन viviparous plants, mangrove like Rhizophora and Cenoraceae.
Take 2 minutes, revise it right here. The question is important based on examples. Next question. You have to match the following. Coleoptile, Coleorhiza, radical, plumule, scutellum. Scutellum is very thin cotyledon. Coleorhiza is related with radical. ठीक है. Coleoptile किसकी covering थी? Plumule की. Radical will form the root system. Plumule will form the shoot system. आसान था. ठीक है, ये आंसर भी है in case you want to revise from the same PDF. What is the difference between embryo and a seed? सबसे पहले zygote बना. zygote के अंदर जब सेल डिवीजन हुआ तो एम्ब्रियो बना. एम्ब्रियो जब कंप्लीटली मैच्योर हो गया उसके बाद सीड बना. सीड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सीड कोट, cotyledon and embryo axis, whereas embryo is only the division of the is formed by the division of plant cells. See, it is mature ovule after fertilization. Mature हो गया, ovule बन गया. Embryo it remains within the seed in an active or dormant state. जब embryo expose होता है favorable conditions में, it germinates and सीड जो है इसके अंदर बहुत ही लिविंग पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो. तो सीड के अंदर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो फिर आगे जर्मिनेट करेगा. नेक्स्ट, व्हाई डू वी नॉट यूज द टर्म्स मेज फ्रूट एंड मेज सीड? व्हाट डू वी से इंस्टेड? वी से ग्रेन. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ फ्रूट वॉल एंड सीड वॉल which is known as pericarp. This is example is maize. ठीक है, इसको आप रीड करेंगे. Then difference between epicotyle and hypocotyle. Epi means outer, cotyle is related to cotyledon. Cotyledon की बाहर. Both of them are present part of embryo axis first of all. दोनों ही embryonal axis के part है. Epicotyle will is present on the upper side of the cotyledon and hypocotyle is present on the lower side of the embryonal axis, the segment of the embryo axis. वही बोला मैंने. Between the plumule. Remember this diagram? यहाँ पर प्ल्यूम्यूल, यहाँ रेडिकल है ना, यहाँ पर प्ल्यूम्यूल और ये जो गैप है कॉटिलिडन नोड और प्ल्यूम्यूल के बीच का जो गैप है दैट इज एपिकोटाइल. रेडिकल और एम्ब्रियोनल एक्सिस या कॉटिलिडन नोड का जो गैप है दैट इज नोन एज हाइपोकोटाइल. तो सी द सेगमेंट ऑफ द एम्ब्रियो बिटवीन द प्ल्यूम्यूल एंड कॉटिलिडन, प्ल्यूम्यूल और कॉटिलिडन का गैप एपिकोटाइल. द सेगमेंट ऑफ एम्ब्रियो रेडिकल और कॉटिलिडन का गैप हाइपोकोटाइल. एपिकोटाइल इलोंगेट करेगा, कॉटिलिडन नीचे ही रह जाएंगे. ऐसी जर्मिनेशन को हाइपोजियल जर्मिनेशन बोलते हैं. बट जब कॉटिलिडन भी बाहर आ जाए, हाइपोकोटाइल जिसको रूट बनाने का काम दिया था वो भी बाहर आ जाए, दैट टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज नोन एज एपिजियल जर्मिनेशन. एक एक्सपेरिमेंट बताना है कि भाई एक परफेक्ट टेम्परेचर चाहिए फॉर जर्मिनेशन. इसके लिए आप क्या एक्सपेरिमेंट लेंगे? प्रोसीजर तो तुम लिख लोगे, याद रखना है तुम्हें कौन सा सेटअप लेना है. You have to take 2 beakers, wet cotton wool and a refrigerator. Then take 2 beakers, label them as A and B. अब इसके अंदर ग्राम सीड्स डालने, अगेन वेट कॉटन के ऊपर. ठीक है, इसको आप एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दो, इसको रेफ्रिजरेटर में रख दो. बेटा इसमें ना रेफ्रिजरेटर का यूज करा है. हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था वो हमने कौन सा किया था? एक आइस बॉक्स ले लिया. तो आप आइस बॉक्स की जगह रेफ्रिजरेटर भी ले सकते हो. आपको दोनों बीकर के अंदर वेट कॉटन रख दी, दोनों बीकर के अंदर डेड सीड्स नहीं डालने, दोनों में जिंदा सीड्स डालो. ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर टेम्परेचर का टेस्ट करना है. दोनों में जिंदा सीड्स हैं, राइट. वेट कॉटन डाल दी, पानी भी मिल रहा है. अब बीकर खुले हैं तो ऑक्सीजन भी जा रही है. किसका चेक करना है? टेम्परेचर का. तो एक बीकर को उठाकर फ्रिज में रख दो. तुम देखोगे फ्रिज वाले टेम्परेचर क्योंकि बहुत कम होगा तो वो सीड्स ग्रो ही नहीं कर पाएंगे. जो बाहर तुमने सीड्स रख दिए वो ग्रो कर पाएंगे. सो दिस इज द होल एक्सपेरिमेंट दैट यू हैव टू ड्रॉ. हमने आइस बॉक्स का यूज किया था, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो वन एंड द सेम थिंग. नेक्स्ट इज यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पिक्चर. आइडेंटिफाई द सीड एंड वेदर मेंशन इट इज मोनोकॉट और डाइकॉट. भाई डाइकॉट है, कर लिया आइडेंटिफाई. लेबल द गाइडलाइंस एज 1 to 4. 1 is your embryonal axis, second is testa, सॉरी सेकंड तो ये है. सेकंड हो गया आपका नीचे की तरफ जा रही है, कौन सा कोटाइल होगा? हाइपोकोटाइल होगा. सेकंड इज हाइपोकोटाइल. लिखो तो, तुम लिखो जरा आंसर जल्दी जल्दी. फिर उसके बाद फर्स्ट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस. ठीक है, ये है आपका एपिकोटाइल जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ये है आपका हाइपोकोटाइल यहाँ पर. ठीक है, देन थर्ड इज टेस्टा, बाहर वाला सीड कोट है ना टेस्टा. और फोर्थ इज कॉटिलिडन. कॉटिलिडन लिखा. फिर देखो, राइट एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पार्ट 2. पार्ट 2 का क्या काम है? हाइपोकोटाइल विल फॉर्म द
रूट सिस्टम, यहां से आगे रूट सिस्टम निकलेगा क्योंकि इसके नीचे रेडिकल प्रेजेंट है, वो नीचे रूट फॉर्म करेगा। मेंशन द फूड कंपोनेंट फाउंड इन पार्ट 4। क्या स्टोर्ड होता है भाई? स्टार्च स्टोर्ड होता है, ग्लूकोज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। व्हाट काइंड ऑफ जर्मिनेशन टेक्स प्लेस इन द अबव मेंशन्ड सीड? इस सीड के अंदर कौन से टाइप का जर्मिनेशन होगा? एपीजियल जर्मिनेशन होगा, ठीक है। इसके अंदर कॉटिलिडन बाहर निकल के आ जाएगा, दिस इज एपीजियल जर्मिनेशन। इन्होंने सेकंड को यहाँ पर रेडिकल लिखा है डायरेक्टली, ठीक है, आप इसको रेडिकल लिख लेना। सेकंड को हाइपोकोटाइल नहीं लिखा, इन्होंने रेडिकल लिखा है क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा है कि भाई वो कौन सा रोल है उसका, तो रेडिकल जो है फ्यूचर रूट सिस्टम बनाता है। हाइपोकोटाइल भी गलत नहीं होता, बट रेडिकल आपकी बुक में लिखा है तो कोई बात नहीं। नाउ डैश आर द ओपनिंग्स फाउंड ऑन ओल्डर स्टेम, डैश अकर्स। दीज आर द क्वेश्चंस जो आपको एक्सप्लेन करना है। डैश आर द ओपनिंग्स फाउंड ऑन ओल्डर स्टेम, ओल्डर स्टेम के ऊपर जो आपको मैंने बनाया था ना डायग्राम, स्टेम के ऊपर जो आपको डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखता है ओपनिंग वाला, उसको लेंटिसल्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द डैश ऑफ द सेल। बेटा सॉरी, इसमें ब्लैंक्स मिसिंग है। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द डैश ऑफ द सेल, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। मैं ऐड कर दूंगी छोटा सा डैश, वहां पर फिल करना है। डैश इज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, ग्लूकोज, ग्लूकोज इज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, ठीक है। आगे देखो, रेट ऑफ डैश इज मोर देन द रेट ऑफ डैश इन द डे टाइम इन द केस ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के केस में दिन में किसका रेट ज्यादा होता है? सो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या लिखा है यहाँ पर? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मोर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन द डे टाइम इन द केस ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। फिर है डैश इज अ केमिकल दैट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन ऑफ द एयर, सो पोटाश, KOH। पायरोगैलेट ऑफ पोटाश बेटा, दिस इज ओनली KOH, KOH की बात हो रही है, ठीक है। तो पोटाश, पायरोगैलेट ऑफ पोटाश इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच एब्सॉर्ब्स ऑक्सीजन। देन अगेन इसने पूछा है डैश इज यूज्ड टू क्रिएट वैक्यूम टू शो एनारोबिक रेस्पिरेशन। वैक्यूम क्रिएट कर दिया, बिल्कुल वैक्यूम का मतलब समझते हो, सारी एयर को एब्जॉर्ब कर लिया। तो अगेन caustic potash, KOH is used to create vacuum. Let me once check. Give me 1 minute. एक बार pyrogallate of potash मुझे चेक करने दो। बेटा इसका फॉर्मूला नहीं आएगा, इट इज ओनली रिलेटेड टू KOH ओनली, तो आपको इसके फॉर्मूले पे नहीं जाना है। मैंने इसका स्ट्रक्चर देखा, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड टिपिकल स्ट्रक्चर विच यू डू नॉट नीड टू ड्रॉ। सो यहाँ से तो KOH मैं हटा रही हूँ, बट आप इसको याद रखेंगे कि पोटाश की ही बात हो रही है, ठीक है। पोटेशियम, दिस इज अ वेरी हैजार्डस एजेंट बाय द वे। द फॉर्मूला इज समथिंग लाइक C6H6O3 and then it is attached to K. It is written like C6H6O3 and then also कोई number बीच में and then it is attached to K. So this formula will not come in your, it is not a part of syllabus, ठीक है। So homework तो यही है कि भाई आप सब, so we have successfully completed, है ना, and formula आपसे नहीं पूछा जाएगा, so we can skip it. I hope you like the video and ये बहुत help करेगा आपको final revision में। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि one shot है तो काफ़ी quick revision रहती है, but हम सारी चीज़ें almost cover कर ही चुके हैं जो important है बेटा। and अगर आप बैच में अच्छे से पढ़ रहे हैं already, well and good, but अगर आप बैच के नहीं हो अभी तक, रेडियन के पार्ट नहीं हो, तो आपको यूट्यूब से भी बहुत हेल्प हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।